मतलब 15 सीआर के अप्रॉक्स आप कर रहे हैं एंड वो प्रॉफिटेबल है हुँ, आपकी कंपनी में। हाँ। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि अभी जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी है जिनका मतलब 100 करोड़ का भी मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बट वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी बर्न नहीं कर रहे हैं। बट आप प्रॉफिटेबल हो गए तो आपके मतलब क्या साइकोलॉजी थी जो आप एनालिसिस में? मतलब वो आज के टाइम पे एक अकेला ऐसा पर्सन है जिसके साथ में मैं मिलके एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा कि यार अक्षय कुमार आया हुआ है और मैं उसी के साथ उसके केबिन में बैठा हूँ। मैंने कहा मुझे कोई इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाके उसको देखूँ। हुँ, हुँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्टर बुरा है या बट मुझे सिर्फ धोनी में ही पर्सनली एक मुझे पर्सनली हाँ। हाँ, उसकी जो कामनेस है ना, वो मुझे अभी डेढ़ महीने पहले ऑलमोस्ट हमारी कंपनी की प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तीनों सिटीज़ की गूगल ने डिलीट कर दी थी। हमारा ओके। 60% कस्टमर बेस चला गया। क्लाउड ड्राफ्ट इतना ज़्यादा विश्वास है। मैं मतलब जब उनको पढ़ता हूँ ना तो मैं कनेक्टिविटी फ़ील करता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ़ में। क्या मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई ना, वो ऊपर से मतलब स्वर्ग से उतर के मेरी हेल्प करने आ जाएँगे वो। सिर्फ़ 2 चीज़ों का शौक है, 1 करोड़, 1 हवाई जहाज खरीदना। हाँ, मुझे पर्सनल इतनी विश है कि मैं इतना तो पैसा कमा लूँ कि एक अपने लिए पर्सनल प्राइवेट जेट खरीद पाऊँ। बट इंदौर मुझे एक ऐसी सिटी लगी है पर्सनली अब जब मैं बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट से हर चीज़ को देखने की कोशिश करता हूँ हुँ, हुँ। कि इंदौर ना आई थिंक बिज़नेस सीखने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मतलब यहाँ की मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी हाँ, थी। आपको मतलब बिज़नेस बढ़ाने का भी आपको एक ऑप्शन देगा और प्रॉफिटेबल कैसे रखना है ये भी आपको सिखाएगा। फाइनली वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेकर क्योंकि हम बहुत टाइम से इसको प्लान कर रहे थे बट एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा था कुछ रीजंस के कारण। बट वी आर हियर हैविंग आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट एंड मेरे साथ में विजनरी लीडर हैं हाउस स्टोरी के सत्यम सर, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 300 रुपीज़ से एंड दे हैव डन 150 मिलियन। एंड अगर आप खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं और अगर आप इंदौर से हैं तो यू हैव टू वॉच दिस फुल पॉडकास्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड आइए हम सत्यम सर से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। थैंक यू सर, आपके बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया हुँ, हुँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मतलब आपको ऑनबोर्ड करने के लिए क्योंकि आपने 300 रुपीज़ से आपकी जर्नी स्टार्ट करी थी एंड आज आप 150 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। हाँ। एंड आपका जो बिजनेस मॉडल है मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की होम सर्विस नीड्स रहती हैं उसको आपने केटर करके इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। तो मतलब हाउस स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब स्टार्टिंग के डेज कैसे थे? हाउस स्टोरी की स्टार्टिंग तो देखो सिंपल थी मैंने कॉलेज पास आउट किया था। किसी रीज़न से 1 साल में ब बैक ड्रॉप हो गया था और उसके बाद में स्टार्ट करना था, बिज़नेस स्टार्ट करना था, बट किसी रीज़न से जॉब कर नहीं पा रहा था मैं। तो फिर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना था तो कुछ काफ़ी थोड़ा-सा मार्केट को देखा मैंने, क्या रिसर्च किया, क्या कर सकते हैं, जो दो और यही आप सेल्स पहले से करते थे? हाँ, मैं सेल्स नॉलेज था सेल्स का? नहीं मैं सेल्स में नहीं था, मैं ना इन्वेस्टमेंट लाइन में था। इन्वेस्टमेंट लाइन? हाँ, मुझे ना स्टॉक मार्केट का बहुत क्लियर नॉलेज है मतलब एडवाइज़री वाला नॉलेज नहीं, रिसर्च वाला नॉलेज। मतलब मैं पता है कि कैसे करना हाँ, है। स्टॉक मतलब है ना एक ब्रोकिंग फर्म में रिसर्चर था और ये चीज़ मुझे लाइफ़ में भी बहुत काम आती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके स्टॉक्स हैं ना, वो बिल्कुल आपकी लाइफ़ को शो करते हैं। ओके। हाँ, और ये मतलब मुझे फैक्ट है। ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट के जो भी गुरु वगैरह हैं और मतलब जो भी ऑनलाइन वगैरह चल रहे हैं वो लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको एक चीज़ ज़रूर सिखा देता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना लेना चाहिए, कितना क्या रिस्क डेफ़िनेटली लेना चाहिए आपको। रिस्क फैक्टर आपको सिखा देता है देखिए एक टाइप स्टॉक मार्केट का एक सच है कि यहाँ पे 96% लोग लॉस करते हैं और 4% लोग सर्वाइव करते हैं। का। ओके। और ये एक मार्केट का रूल है, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट हमेशा से अच्छे तरीके से चलता रहे, तो ये हमेशा चलते रहना चाहिए। हुँ, हुँ। कंटिन्यूटी हाँ, बनी रहनी ये चाहिए। कंटिन्यू कि भैया आपको 96% लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उनको लॉस पिक करना ही है क्योंकि वो जो 4% लोग हैं, जिसमें एचएनआई आते हैं, बैंक्स आते हैं और एफआईआईज़ आते हैं, उनको पैसा जाता है। तो वो उनको प्रॉफ़िट में रहने के लिए ज़रूरी है कि जो 80 से 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, वो करते रहें। क्योंकि इंट्राडे जो है, वो एक ज़ीरो सम गेम है। ओके। ज़ीरो सम गेम का मतलब इट मीन्स कि जब एक पर्सन के पास पैसा जाएगा, तभी दूसरे पर्सन के हाथ में पैसा आएगा। जी, जी। इसमें सिंपल सा है ना कि अगर ये मान के चलिए सामने वाले पर्सन के हाथ से पैसा गया ही नहीं, तो मेरे पास आएगा कैसे? हुँ। इंट्राडे ट्रेडिंग है। ये बेटर है कि लोग लॉस करते रहें और वो जो 4% लोग जो सालों से अर्न करते आ रहे थे, वो आगे जिनको भी अर्न एक्सपीरियंस करते है वो रहे। कमाते हैं मतलब। जितना ज़्यादा पुराने होते जाओगे इस गेम में तो आप उतना पैसा कमाते जाओगे, ऐसा है? हाँ, जितना एक्सपीरियंस मैटर एक्सपीरियंस करता है। आपको आएगा या एक्सपीरियंस मैटर जितना करता है। नॉलेज आएगा आपको। मतलब मैंने ऑनलाइन देखा था, किसी का वीडियो देखा था कि मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट है आपको उसकी एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है लॉस करके, कि मतलब जब तक आप हारोगे नहीं उसमें लॉस नहीं कर आपको पाओगे तो वो गुरु दक्षिणा होगी ही नहीं वो कंप्लीट। सिंपल सी बात है एटलीस्ट 2 साल
आपको स्टार्टिंग मतलब आप सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो आपको 2 साल तक उसमें टाइम देना पड़ेगा। हुँ। उसके बाद में आपके लिए स्टॉक मार्केट इतना ईज़ी हो जाता है, जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कार चलाना। इतना स्टॉक मार्केट ईज़ी हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपने एक चार्ट खोल के रखा हुआ है, आपको पूरा स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है। हाउस स्टोरी के स्टार्टिंग के डेज़ की बात करते हैं। मतलब अर्बन कंपनी है, आपका कॉम्पिटिटर है। बट यहाँ पर इंदौर में आपने बहुत ज़्यादा एक्वायर करके रखा है, अपना कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है और मतलब फंडेड है वो कंपनी, अर्बन कंपनी एंड उसके बाद भी आपने मतलब इतना ज़्यादा अपना इंडस्ट्री में डोमिनेट करके रखा है, नाम बना के रखा है। तो कैसे मतलब किया? वो आपसे पहले से एग्ज़िस्ट करती है? उसके बाद भी आपने कुछ माइंड में सोचा कि नहीं यार ये लोग पहले से एग्ज़िस्ट करते हैं, उसके बाद मैं अपनी कंपनी लॉन्च करूँगा तो कैसे मैं सर्वाइव करूँगा या कैसे प्रॉफिटेबल रहूँ? देखो जब मैंने ना ब्रोकिंग फर्म से जॉब छोड़ी थी, तो मेरा सिंपल सा फंडा था कि यार मुझे ना अपने इन्वेस्टमेंट लाइन में ही काम करना है। बट ये कंपनी हाउस स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे हुई कि मेरा जो फ्रेंड था, मतलब थर्ड या फोर्थ क्लास में मेरे साथ पढ़ता था। फिर उसने अपने किसी फैमिली रीज़न से जॉब छोड़ दिया था, सॉरी अपनी स्टडी छोड़ दी थी। तो वो कारपेंटरी का मतलब काम करने लगा था, वो फर्नीचर बनाता था। तो उसने मुझे एक बार कनेक्ट किया कि सत्यम यार कुछ मार्केटिंग के लिए प्लान कर दे, तुझे नॉलेज है इस सब चीज़ों के लिए, मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। और मैंने उसके लिए कुछ मार्केटिंग प्लान किया। मैंने कुछ मार्केटिंग काम की, तो हमें ना पहला ही क्लाइंट जो था, वो हमें कुछ मिला था यूएस से। यूएस से। हाँ, यूएस से पहला ही क्लाइंट, आप बिलीव करो, मैंने ना गूगल माय बिज़नेस का पेज बनाया और पहला क्लाइंट आया हमें यूएस से। उसने कनेक्ट किया, बोले कि मेरा है ना एक बड़ा बोले घर है यहाँ पे अपना निपानिया के गाँव, मतलब निपानिया के आस-पास कहीं पे एक घर है मेरा, और उसका ना बंगला है, वो 10 साल से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मैं यूएस में हूँ, आपको जाके उसको करना है। तो उस टाइम पे वेबसाइट नहीं थी, ऐप ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने मुझे डायरेक्टली कॉल किया। तो मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। मैंने उसको भेजा, तो उसको समझ में नहीं आया कैसे डील करना है, तो मैं भी गया वहाँ पे क्योंकि उसने आपके फ्रेंड को भेजा था आपने? हाँ, क्योंकि मेनली जो बिज़नेस था वो उसी के लिए था। मुझे कभी प्लान नहीं था कि मुझे स्टार्ट करना है। ए टू ज़ेड हैंडीमैन सॉल्यूशन हम लोगों ने नाम रखा था उस टाइम पे। ओके, फिर उसने मुझे मदद माँगी, तो उस टाइम उसको मतलब क्लाइंट बेस अच्छा मिलता गया और मैं उसको मार्केटिंग में हेल्प कर रहा था। बट एंड में उससे सँभला नहीं और हमारे पास में ऑलरेडी इतना कस्टमर बेस बन चुका था। ए और टू ज़ेड हैंडीमैन। हाँ, ए टू ज़ेड हैंडीमैन में इतना कस्टमर बेस बन चुका था कि हमें ना मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ देनी चाहिए। और इवन जब मैं जिस ऑफ़िस में था, हमें वहाँ पे भी डेली प्रॉब्लम्स आती थी। कस्टमर से हम लोग मैंने फीडबैक सुने कि यार लोकल वेंडर से इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है। ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें ना कोई ऑथराइज़्ड पर्सन नहीं होता, वो सिर्फ़ रिफंड कर देती हैं। बट उस चीज़ में आपका कोई काम बिगड़ गया, टाइम बिगड़ गया, उसके लिए क्या? हुँ, रिफंड हो जाएगा आपको, ये चीज़ तो हमने भी सुनी थी। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो यार क्लाइंट बेस तो मिल ही रहा है, इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हुआ और फिर हम लोगों ने एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि डोमेस्टिक में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने के प्लान किया कि इस चीज़ में बिज़नेस हाउस स्टोरी की शुरुआत की बात हाँ, कर जब रहे हैं। मैंने हाउस स्टोरी की शुरुआत करी, तो थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च किया। तो मुझसे पहले 4 कंपनियाँ थी इंदौर में, जो वेल फंडेड थी और बता सकते हैं आप कंफर्टेबल हैं नाम शेयर करने में? हाँ, एक आई थिंक थी आपका सेवक और एक था डोर टू सर्विसेज़ और 1-2 कंपनियाँ और थी जिनका नाम मुझे याद फंडेड थी वो। हाँ, फंडेड थी और आई थिंक वो बिल्डर की थी और ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनी थी। ओके। तो फंड तो उनके पास में था बट वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी क्योंकि वो आई थिंक वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी। अब डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है कि क्लाइंट आपको इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं करता। हुँ, 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 तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो मैंने उसमें अल्टरनेट फ़ोकस किया कॉर्पोरेट्स में। हुँ, हुँ। और मेरे भाई मेरे जो बड़े भैया हैं वो रेडिसन में इंजीनियर थे, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज था कि कॉर्पोरेट्स में इस चीज़ों की नीड तो है, बट कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो जो उनके इनको कैटर कर पाए। हाँ, जो उनके अकॉर्डिंग सर्विस दे पाए। हुँ, जो हुँ। लोकल वेंडर्स हैं वो क्या करते हैं कि आएँगे, उनको तुरंत ही पैसा चाहिए, तुरंत ही काम करना है, हुँ, इस हुँ। तरीके से। बाकी कॉर्पोरेट्स में पेमेंट हेड ऑफिस से आ रहा है, आपको जीएसटी चाहिए, इनवॉइस चाहिए, पेमेंट 30 दिन में आएगा, प्रोसेस चाहिए, 10 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को समझा, वो चीज़ अपने आप में प्रिपेयर करवाया मैंने और कॉर्पोरेट्स को मैंने सर्विसेज़ देना स्टार्ट करी। तो मतलब आपने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट से, आपने डोमेस्टिक को उतना अनटच मार्केट है, हाँ, मतलब आपने टच नहीं किया डोमेस्टिक को, स्टार्ट आपने कमर्शियल से ही किया। हाँ, मैंने जो हमने गूगल माय बिज़नेस का पेज बना के रखा था, उसको मैंने वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं करी, वहाँ से डोमेस्टिक क्लाइंट आते थे, 2-3 क्लाइंट्स आते थे। बट उसके बाद में मैंने ना कॉर्पोरेट्स को पर्सनली टच करना स्टार्ट किया। हुँ, तो हुँ। वहाँ से हमें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है कि अर्निंग, कि अर्निंग हाँ, कितनी हो इन रही द है? एंड अगर आपके अकाउंट में मंथ के एंड में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो गए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? या आप ऐसा नहीं है कि आपके पास में वेल फंडिंग है कि आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम काम कर सकते हो। तो पहले महीने तो हाँ, मुझे कोई अर्निंग नहीं मिली, बट दूसरे महीने आई थिंक 6,000 रुपए की अर्निंग हुई। 6000 रुपए। हाँ, तीसरे महीने 9,000 की और चौथे महीने मुझे याद है आई थिंक कुछ 13 या 14,000 रुपीज़ के आस-पास की इनवॉइस हुआ था। हुँ, हुँ। ठीक है? तो वहाँ पे मुझे एक कंपनी मिली थी ओजीनी। ओजिनी। हाँ, इंदौर में एक कंपनी थी जो
एयरलाइंस टिकट बुकिंग के लिए प्रोसेस कर रही थी। मतलब वो उनका भी ऐप था, एआई बेस्ड कंपनी थी वो। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा सर्वाइवल दिया। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक उन्होंने मुझे एक अच्छे अमाउंट दिए, तो कंपनी सर्वाइव करी। तो जब आपके पास में एक अमाउंट आता है, तो आप दूसरी मार्केटिंग्स प्लान करते हो, तब आप वो पैसा कहीं और लगा सकते हो, हुँ, 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 हुँ। इस तरीके से। तो मैं कॉर्पोरेट्स को करता गया, और कॉर्पोरेट को जब मैं डील करते गया तो हमें अमाउंट्स मिल गए, तो वो अमाउंट हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में लगाया, ओके। मार्केटिंग। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था लोकल वेंडर, जो हमसे सस्ता काम करते थे पर अच्छा काम नहीं करते थे। बट क्लाइंट का क्या है कि जब उसको खुद से जेब से पैसा जाता है, तो वो सोचता है कि कम से कम में हो जाए। हाँ, हाँ, मतलब जो डोमेस्टिक है, जो घर हाँ, की सर्विसेज़, होम हाँ, सर्विसेज़ है, या उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो मतलब आपने ये चीज़ समझ ली थी कि डोमेस्टिक में उतना पैसा नहीं है बट कमर्शियल में है। हाँ, तो जैसे मैं आप कंपनी टू कंपनी काम करेंगे बी टू बी। हुँ। तो उसमें आपने मतलब स्टार्टिंग कैसे करी? क्लाइंट्स वगैरह कैसे मिले आपको? कैसे आप अप्रोच करते थे? देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। मार्केटिंग का इतना कोई ख़ास बजट था नहीं, इतना कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट रिसर्च फर्म से बिलॉन्ग करता था। हुँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, इंदौर में सारे गूगल्स पे नंबर निकाले। जैसे गूगल्स में बिज़नेस शॉप्स के निकाले, ऑफ़िस के निकाले, कॉलेजेस के निकाले, और उनको पर्सनली मैसेज करता था। पर्सनली? हाँ, मतलब उनको पर्सनली नंबर सेव कर लेता था व्हाट्सएप पे, और उनको मैसेज कर देता था। ओके, और जिनका ईमेल आईडी मिल जाता था, जिनकी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट में, तो उनका एक ईमेल बना लिया ड्रॉप, हुँ। और उनको मैसेज कर देता था। तो मतलब पर्सनली आपने स्टार्ट किया, आपकी टीम कितनी बड़ी थी जब आपने स्टार्ट किया? मतलब अभी तो आपने बताया अच्छे खासे एम्प्लॉइज़ हैं आपके, बट जब स्टार्ट किया था तो आप अकेले ही थे या कोई साथ में था? नहीं, मैं अकेला ही था, और मेरे पास एक बस जो मेरा फ्रेंड था, वो जाके कारपेंटर का काम करता था। पर जब मेरे को दूसरी रिक्वेस्ट आने लग गई, तो हम लोगों ने दूसरे को भी फ्रीलांसर रखा, जॉब में रखा। ओके। हाँ, पर ये हुआ था, फिर अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा दिन बिज़नेस नहीं चलने वाला। हुँ, मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मीटिंग भी करनी पड़ेगी, पर डोमेस्टिक क्लाइंट से आप मीटिंग नहीं करोगे। 1000 काम मतलब ₹1000 का काम, ₹1500 का काम, इससे ज़्यादा काम नहीं होना है, ठीक है? या 2000 का काम, हार्डली 10,000 में से एक काम होते हैं जो 1 डेढ़ लाख रुपए के आस-पास जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। तो फिर हमने ना वेबसाइट बनाया। मैंने अपने एक फ्रेंड को पकड़ा, तो मैंने अपने जो मेरे कॉ सॉरी मैंने अपने एक फ्रेंड को मिला, और वो कॉलेज में मेरा जूनियर था। तो मैंने उसको बोला, यार एक काम करते हैं, एक डोमेन खरीद। उसने बोला कि सर डोमेन खरीदना पड़ेगा आपको, है ना, अगर वेबसाइट बनानी है तो। मैंने कहा ठीक है, और उसने मुझे वेबसाइट बना के दी। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि ₹300 इन्वेस्टमेंट का, तो पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो ₹300 का एक डोमेन खरीदने में था। अच्छा। एग्ज़ैक्टली वो ₹300 का भी नहीं था, ₹212 में मुझे गोडैडी ने ना डोमेन दे दिया था, और प्लस जीएसटी लेके कुछ 240 से ₹245 के आस-पास इन्वेस्टमेंट आया था। हाँ, हाँ। और उसने मैंने बोला कि वेबसाइट में क्या बनाएगा? तो उसने बोला कि यार सर, मैं आपसे क्या पैसे लूँ? आप सीनियर हो मेरे, आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप ना मेरे को एक एग रोल खिला देना। हाँ, ठीक है, तो उसने मुझे 2 पेज की एक वेबसाइट बना के दे दी, और एग रोल तो ऑलमोस्ट ₹60-65 का पड़ा था। तो मतलब ₹300 का ये ₹300 है का स्टोरी कि हाँ, ये है ₹300 में 300। ऐसे हाँ, ₹300 में स्टार्टिंग हुई। ऐसे स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद में क्लाइंट्स को हम लोग लेके आते रहे, और रेफरल से बिज़नेस चला, क्योंकि सर्विसेज़ अच्छी देते थे हम लोग, तो रेफरल बहुत आता था। हमारा स्टार्टिंग के 1.5 साल में 80% क्लाइंट में सिर्फ रेफरल से आता था। ओके। और एक चीज़ और, जैसे जो अर्बन कंपनी है, वो मतलब उसमें प्राइस डिफरेंस क्या आता है कि आप कम में करके देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं अर्बन स्टोरी से कंपैरिज़न में कि देखिए अर्बन कंपनी का एक सिंपल सा फंडा है कि वो जो कंपनी है मेट्रो सिटी से कंपनी है। हुँ, उसने जो प्लान किया, अगर आप उसके इन्वेस्टर को देखें, जो उनके फाउंडर्स हैं, उन्होंने सीधे सिंपल से स्टार्ट करी थी 10 लाख रुपए से। हुँ, हुँ। तो जिसके पास में 2014 में 10 लाख रुपए हैं, जो कॉलेज से निकलने के बाद में, तो डेफ़िनेटली उसके पास में पैसा है। वो फंडेड भी थी, वो आपकी फंडेड कंपनी भी थी, फंडेड नहीं थी। तो उन्होंने अपने अमाउंट को थोड़ा-सा ज़्यादा कर रखा है। हुँ, हुँ। इन कंपेयर टू वही चीज़ अगर हम लोग लोकल मार्केट में देखने जाएँगे ना, तो आपको 20 से 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। ये है। तो मतलब वो मतलब उनकी पहले से फंडेड भी थी कंपनी, आपकी कंपनी फंडेड भी नहीं थी। उसके बाद भी आपने इतना ग्रो कर लिया एंड अभी भी आप प्रॉफिटेबल है जैसे आपने बताया। मतलब 15 सीआर के अप्रॉक्स आप कर रहे हैं एंड वो प्रॉफिटेबल है, हुँ, आपकी कंपनी अभी। हाँ। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि अभी जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी है जिनका मतलब 100 करोड़ का भी मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बट वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं, अभी बर्न नहीं कर रहे हैं। बट आप प्रॉफिटेबल हो गए तो आपके मतलब क्या साइकोलॉजी थी जो आपको मतलब हेल्प करी प्रॉफिटेबल होने में? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। मेरे पास कोई फंडिंग तो थी नहीं, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है रिच वाला कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो आपको अर्निंग करनी है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि आपको आपकी कॉलेज की ईएमआई, मतलब कॉलेज में मैंने जो लोन लिया था उसकी ईएमआई आती थी हर महीने, तो वो भरनी ही भरनी है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आपको बिज़नेस स्टार्टिंग से ही प्रॉफ़िट में रखना था, मुझे ये पता है। हुँ, तो हुँ। क्लाइंट से डील उस तरीके से करी गई कि भैया आपको प्रॉफ़िट में आएगा, और कॉर्पोरेट्स में मुझे ना प्रॉफ़िट मिला। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले आप पैसा लगाओगे फिर मिलेगा। हुँ, हुँ।
पहले मतलब पेमेंट मिल जाता था, उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता हाँ, था। इस तरीके से डील होता है या फिर मैंने एक लिमिट बना दी क्लाइंट को कि सर 14,000 रुपए सॉरी मतलब 10,000 या 15,000 तक की हम लोग दे पाएँगे, क्योंकि मेरे पास में क्रेडिट कार्ड था। मेरे भाई ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिला दिया था, तो मुझे है ना उससे अमाउंट निकाल लेता था जब भी मुझे किसी क्लाइंट के साथ में डील करनी होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। अमाउंट लगाना था, तो मैंने लिमिट बना ली कि मैं 10,000 तक लगा दूँगा, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज़ मुझे ना कम्युनिकेट करते आता था, इसलिए मैंने अच्छे-अच्छे मतलब जैसे अगर आप बात करें मारुति सुजुकी या बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो हज़ारों करोड़ की कंपनियाँ हैं, उनके हेड से एक अच्छा कम्युनिकेशन करके टच बना लिया। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो अपनी वॉलेट से पेमेंट दे देते थे और बाद में इनवॉइस क्लियर कराने के बाद में वो बोलते थे कि ठीक है, आप मुझे रिटर्न कर देना। ओके, तो मतलब अच्छा खासा आपने रिलेशन बना लिया था और नेटवर्किंग ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया हाँ, मतलब मैं आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। पर्सनली बोलूँ कि जो मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ में हुआ था, मैं ये मारुति सुजुकी या बजाज इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी-छोटी काफ़ी सारी इंदौर बेस्ड कंपनी थी या कॉलेज थी, उनके एडमिन से मेरी इतनी अच्छी मैंने कम्युनिकेट कर लिया था कि सर थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं आपको दे भी रहा हूँ सर्विसेज़, थोड़ा-सा आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो होता है ना मुझे अपने अकाउंट से पेमेंट कर देता है, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर देते थे और बोलते थे कि ठीक है, जब हमारे हेड ऑफिस से पेमेंट आएगा ना, तब आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। ओके, तो अभी तो जैसे कि कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, बट जब आपने स्टार्ट करा होगा तो बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, बहुत दिक्कतें भी हुई होंगी। तो वो क्या थी मतलब अगर आप शेयर करने में कंफर्टेबल हो तो कि स्टार्टिंग में क्या-क्या दिक्कतें आई, स्ट्रगल्स जो फेस किए आपने? देखिए, स्टार्टिंग तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अगर बिज़नेस में मैं बात करूँ, तो मुझे ये आया था एक्सपेंस में क्योंकि मुझे ना मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। मुझे बिज़नेस का भी कोई नॉलेज नहीं था। मैं तो सिंपली 3 या 4 महीने तक चीज़ों को करता रहा, पैसा आता रहा, मैं खुश था। मतलब ऑलमोस्ट मेरी 22 से 23 साल की उम्र थी। 30-40 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए आ जाता था, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। बट एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं फ़ोन उठा-उठा के परेशान हो जाऊँगा। और हुँ, हुआ क्या कि मेरे दादाजी की मैं डेथ पे गया था, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी अचानक से, तो हम लोग नाइट में निकले और जब नाइट में निकले हम लोग तो एक क्लाइंट ने मुझे कॉल करके सुबह से परेशान कर रहा था, हाँ। ठीक है? और जब वो कि सर करवा दो, हमारा काम ये करवा दो, तो मैंने कहा सर आज किसी कारण से नहीं हो पाएगा। तो वो फिर भी नहीं माना, बोले सर कुछ भी करवा दो, मतलब आप समझिए कि मेरे सामने मेरे दादाजी की डेड बॉडी है और वो मुझे क्लाइंट फ़ोन कर कर के परेशान कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब क्या काम था उनका कमर्शियल कि डोमेस्टिक ही काम? डोमेस्टिक क्लाइंट था। तो फिर मैंने यहाँ से चीज़ समझी कि नहीं यार, जब तक मैं इसको एक्सपांड नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने नीचे एम्प्लॉयी लेके नहीं आऊँगा, जब तक इसको टेक्नोलॉजी में बेस्ट में नहीं लेके जाऊँगा, तब तक बिज़नेस आगे बढ़ना मुश्किल है। तो फिर हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च की तो पैसा नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि पैसा नहीं था क्योंकि पैसा जो आ रहा था सिर्फ़ आपके सर्वाइवल के लिए आ रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। अब जब सर्वाइवल के लिए पैसा आ रहा था और आपको किसी चीज़ को एक्सपांड करने के लिए, अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, अच्छी मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए था। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि पैसा नहीं था। तो उस टाइम पे ख़ैर मेरे क्रेडिट कार्ड ने मुझे हेल्प करी। मैंने अपने हाँ, आपने बताया आपके ब्रदर कि हाँ, मुझे मैं थैंकफुल बोलता हूँ कि वो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला, जिसके कारण मैं क्या करता था कि पैसा निकालता था, उससे मार्केटिंग में या एक्सपांशन में खर्च करता था, फिर अर्निंग निकाल के उसमें डालता था। मतलब वापस क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर देते थे। हाँ, मैं अब क्रेडिट कार्ड से मैंने ना मार्केटिंग और ये सब चीज़ करी है और मेरे भाई के क्रेडिट कार्ड से। और ये चीज़ है कि आज तक उसने कभी मुझे बोला नहीं, तो इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली आपके रियल थैंकफुल। ब्रदर हैं वो? हाँ, मेरे बड़े ब्रदर हैं। तो मतलब अभी जैसे आपकी एज 25 है अप्रॉक्स तो हुँ, आपसे कितने बड़े हैं वो? वो मुझसे 7 साल बड़े हैं और अराउंड 31 या 32 के हैं वो। तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी परस्यू कर रहे हैं या वो कुछ अलग नहीं, चीज़? वो मतलब मैं मतलब फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि इतना कोई ख़ास नहीं था। मतलब हमें ऐसा था कि खुद अर्निंग करके खुद पढ़ाई करनी है। ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स को इसमें ब्लेम नहीं करूँगा, उन्होंने जो किया हमारे लिए बेस्ट किया। शायद मैं अपने अब कभी भविष्य में किसी के लिए ना कर पाऊँ। बट हमारा ऐसा था कि अपनी पढ़ाई खुद करनी है, उसके बाद में अर्निंग भी आपको खुद करनी है। मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रगल मेरे भाई ने किया है। ओके। मतलब उनने आपके बदले का भी स्ट्रगल किया ये हाँ, कह उन्होंने सकते मेरे हैं? बदले का भी स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल से मुझे बचा लिया, कि हुँ, मुझे वो हुँ। प्रॉब्लम ना होना पड़े। हुँ। तो उन्होंने ऐसा नहीं था, उन्होंने कॉलेज खत्म होते ही जॉब करी और जॉब करने के बाद में उन्होंने अपने मतलब हार्ड वर्क से फिर वो रेडिसन में आए और ऑलमोस्ट इस टाइम पे तो आई थिंक इंडिया का ऐसा कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे उनका नाम ना हो। वो भी ओपन में बता रहा हूँ कि मुझे भाई हमारा ऐसा है कि हम लोग किसी भी होटल में जाते हैं ना 5 स्टार होटल में, तो हमें बिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जाते हैं, स्टे करते हैं और आ जाते हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं इस तरीके से। इवन अभी भी मुझे ना घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कार मैं डेली मेरिट में खड़ी करने जाता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। इस तरीके से। तो ये चीज़ थे, तो इंस्पायरिंग तो है वो पर्सन मेरे लिए। एंड मतलब इंस्पिरेशन की बात हो ही रही है तो मतलब आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या है? मतलब आपके रोल मॉडल कह लो या जिनसे आपने बहुत इंस्पिरेशन लिया है या जिनको आप लुक अप टू करते हैं मतलब आपके जो आदर्श हैं,
वो आप किसको बताना चाहेंगे या श्रेय किसको देना चाहेंगे इस देखिए चीज़ का? रोल मॉडल में 2-3 लोग ही हैं मेरे लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता पर्सनली। मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ना सबके पैर छुए जाते हैं, सबके ठीक है? पैर पर छुए मैं जाते और तो मुझसे भी जो छोटे लोग हैं ना, वो भी मेरे पैर छूते हैं, मतलब जैसे मेरे चाचा का लड़का हो गया, इस तरीके से। मैं बट मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी है, तो आप छुओ। मतलब इसलिए नहीं कि सिर्फ़ आप बड़े हो इसलिए मैं आपको झुक के छूऊँ, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं आपके पैर छूऊँ, हैं। तो फिर भले से आप मुझसे छोटे भी क्यों ना हों। हुँ। तो मेरे आई थिंक 2 या 3 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली रोल मॉडल मानता हूँ। एक तो मेरे फादर, जितना आपके हाँ, फ़ादर। जितना हार्ड वर्क उन्होंने किया, जितना डिसिप्लिन उन्होंने किया और जितनी ईमानदारी से उन्होंने अपनी लाइफ़ को सर्वाइव किया। अभी तो वो नहीं है मेरे पास में, कोविड में नहीं रहे वो। पर जितने ईमानदारी से उन्होंने लाइफ़ को सर्वाइव किया ना, वो चीज़ मुझे आज भी याद आती है कि यार आप घर पे जाओ, ईमानदारी से काम करो, आपको नींद आराम से आनी चाहिए। ठीक है? दूसरा लॉर्ड राम, मतलब पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। भगवान राम। भगवान राम, मतलब हुँ। आप उनका एक नज़रिया देखो कि आई थिंक मतलब अगर आपने पढ़ी होगी, तो धरती पे आए हुए सबसे पावरफुल इंसान हैं, बट फिर हाँ। भी कितने रिलैक्स, चिल, काम रहते हैं, डाउन ठीक टू है? अर्थ। और उसके बाद में धोनी, एमएस धोनी। एमएस धोनी। मतलब वो आज के टाइम पे एक अकेला ऐसा पर्सन है जिसके साथ में मैं मिलके एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ। इसके अलावा तो जैसे होटल लाइन पे मेरा भाई है, तो कई बार वो मुझे कॉल करता है कि अगर किसी से फ़ोटो क्लिक करवाना है तो आ जाओ होटल में शाहरुख़ खान, दीपिका पादुकोण, ये बहुत सारे एक्टर्स आते रहते हैं, जिनसे भाई मेरा मिलता रहता है। बहुत सारे छोटे-मोटे सेलिब्रिटी आते हैं बट मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन हुँ, मतलब हुँ। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा कि यार अक्षय कुमार आया हुआ है और मैं उसी के साथ उसके केबिन में बैठा हूँ। मैंने कहा मुझे कोई इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाके उसको देखूँ। हुँ, हुँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्टर बुरा है या बट मुझे सिर्फ़ धोनी में ही पर्सनली एक मुझे पर्सनली हाँ। हाँ, उसकी जो कामनेस है ना, वो मुझे बहुत वो करती है। और हुँ। वही चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में सीख रहा हूँ कि हमेशा शांत कैसे रहना है। प्रॉब्लम्स हैं, आएँगी, जाएँगी, सॉल्व होंगी, हुँ, बट हुँ। शांत रहो, चिल रहो, रिलैक्स रहो, चिल रिलैक्स रहो। रहो। और आपने एक बार स्टोरी बताई थी मुझको कि आपके फ़ादर के साथ मतलब आपने थोड़ा बुरा बिहेवियर कर दिया था। जो 19-20 साल का लड़का रहता है, वो हुँ। मतलब कई बार अभी आपका ही नहीं, जो एज रहती है 19 साल, 20 साल तो मतलब फ़ादर के साथ में उतना अच्छा बॉन्ड रहता नहीं है लड़कों का। बॉन्ड रहता है, बहुत अच्छा रहता है बट वो ऐसा रहता है कि इस कमरे में अगर पापा आके बैठे हैं तो अपन दूसरे कमरे में जाके बैठ जाएँगे। अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। हाँ। मतलब ये एज होती है 19-20 साल की मतलब अपने को उतनी वैल्यू नहीं रहती है अपने पेरेंट्स की, उनके जो वो लोग मतलब अपने को बोलते हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें अपने को चुभती भी हैं। हाँ। तो मतलब आपने अपनी स्टोरी बताई थी कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ था। हाँ, मेरा ऐसा कोई बहुत बैड बिहेवियर नहीं रहा किसी के साथ में। बट हाँ, 19-20 साल की एज में मैं मतलब एक नॉर्मल जैसे एक पर्सन होता है कि बहुत ही गुस्से वाला पर्सन जैसे अभी मुझे सभी आज के टाइम पे सभी बोलते हैं कि आप बहुत शांत हो। मेरे जो ऑफ़िस के एम्प्लॉयी पलक है अगर आप जाने होंगे जान सॉरी अगर मेरे जो कलीग है पलक अगर आप उसको जानते होंगे, वो मुझे एक चीज़ बोलती है कि मैंने अभी तक सबसे जो काम पर्सन देखा आपको ही देखा है, हुँ, हुँ। ऑफ़िस टाइमिंग में। तो 19-20 साल की एज में आप एक क्या होते हैं कि गुस्सैल पर्सन होते हैं। इट इज़ डेफिनिटली आपके अंदर एटीट्यूड होता है। आप नए-नए बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि सारे आप ही सही हो। हाँ, हाँ, हाँ। आप ही सही हो, सारी दुनिया मतलब अभी गलत है। गलत है, आप ही सही हो। सारी चीज़ें आप नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो कॉलेज लाइफ़ में ये सारी चीज़ें। तो जैसे कभी वो चीज़ मुझे कुछ बोलते थे तो मैं उनको है ना थोड़ा-सा रूड वे में जवाब दे देता था या हम लोग एक बार जैसे गाँव मतलब हमारे फैमिली में गए हुए थे। मुझे एक बार याद है कि उन्होंने मुझे कुछ बोला था और मैंने उनको थोड़ा-सा रूडली वे में आंसर कर दिया था। तो ख़ैर वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। सॉरी भी बोल दिया, मेरी मम्मी ने मुझे डाँट भी दिया। बट मेनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि जब वो पर्सन चला जाता है, जैसे मेरे फादर कोविड में नहीं रहे। हुँ, हुँ। मैंने जब वो कोविड में थे तो मैंने उनकी बहुत मदद करी मतलब वो कोविड में लोग टच नहीं करते थे एक-दूसरे को बट मैं उनके साथ ही था। मैं उनके वार्ड में दिन भर उनके साथ में था। हुँ, हुँ। खाना खिलाया मैंने उनके साथ बेड में सोता था। मतलब बेस्ट ट्राई किया कि मैं उन्हें बचा सकूँ बट नहीं हुआ। बट आज भी जब मैं कई बार नाइट में होता हूँ तो उनकी ना तस्वीर सामने लगी हुई है मेरे बेड के। तो काफ़ी बार ये चीज़ें रिलैक्स होती हैं कि यार नहीं करना चाहिए था या वो आप रिग्रेट होते होता हो था। तो मैं अपने मन में रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को लेके कि यार नहीं ऐसा नहीं करना हुँ, चाहिए था। हुँ। ये चीज़ें ऐसा। एंड मतलब आपने बताया था कि मतलब आपका फादर के साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छा था बट एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब आपका बर्थडे था, आपके फादर की जॉब छूट गई थी कुछ हाँ। एंड आपको ड्रेस वगैरह चाहिए थी कुछ, तो वो क्या स्टोरी है मतलब? एक्चुअली मेरे फादर की जॉब छूट गई थी, वो कंपनी बंद हो गई थी। कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉइज़ को निकाल दिए थे और हर साल हमारा बर्थडे बहुत अच्छे से बनता था। मतलब लोग आते थे, कंपनी से खाना-वाना बनाते थे, ऑलमोस्ट 150 से 200 लोग आते थे ओके। हर साल। बट उस साल जब जॉब छूट गई थी तो फादर के पास में इतना कुछ नहीं था, तो मुझे ना हर साल कपड़े आते थे बर्थडे पे और भैया बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे फादर ने क्या किया था कि एक आपने बड़ा वाला ट्रक देखा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कभी किया नहीं।
उस ट्रक की सारी रेत चढ़ाई थी 3 मंजिल पे, और उस टाइम पे ना ₹4 पर जो बोरी आती थी, हाँ, हाँ, हाँ। उसका रेट चढ़ता था, और उससे कुछ ₹250 की अर्निंग करी थी, और उससे मेरे को ₹157 के कपड़े आए थे। बट वो क्या, कपड़े मुझे चुभ रहे थे। चुभ रहे थे। हाँ, तो मैंने उसको पहना नहीं, मैंने अवॉइड कर दिया। मेरे फादर ने बोला ठीक है कल बदलवा देंगे। बट आज जब मैं उस चीज़ की वैल्यू करता हूँ ना यार, तो मेरे लिए मेरे मतलब वार्डरोब में आई थिंक जो 10,000 मतलब 10 8-9 हज़ार रुपए का भी जो कोट पड़ा है ना, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। हाँ। अगर वो आज कपड़े मुझे मिले ना, तो शायद मैं उसको ना फ्रेम करा के रखूँ। हाँ, इतनी मुझे वैल्यू है उस चीज़ की। अब समझ आती मतलब इंसान जब चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। यही चीज़ है। ये है। अ, तो ये हाँ, ये बात तो है कि, और मैंने 1-2 चीज़ें और भी देखी हैं, मेरे दादाजी की भी देखी है। मेरे दादाजी इंदौर आए थे घूमने, और उन्होंने बोला यार मैं आज तक है ना हवाई जहाज़ में नहीं बैठा। हवाई जहाज़ तो में मेरे नहीं। बड़े भाई ने बोला कि एक काम करो, आप परसों जा ही रहे हो, और है ना मेरे मामा रहते हैं मुंबई में, तो मैं ना आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ, और आप है ना चले जाओ और शाम की फ्लाइट से आ जाना। उनको घूमने का पर्पस नहीं था, उनको ये था कि वो फ्लाइट में कभी नहीं बैठे हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, सत्यम के साथ में चले जाओ। तो मैंने उस टाइम पे अवॉइड कर दिया कि नहीं यार, मेरे एक ऑफ़िस की मीटिंग है, मैं नहीं करूँगा। हुँ। अब अगली बार आप अगले साल आओगे ना, अगले साल चलेंगे। और वो यहाँ से गए, तो जिस शाम को गए उसके अगले दिन उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो नहीं रहे। ओह! तो एक ये भी चीज़ मैंने देखी थी कि यार, आप ना कई बार चीज़ों को अवॉइड करते हो, और सामने वाला पर्सन नहीं रहता। तो जब मैंने उनकी डेड बॉडी देखी ना, तो मुझे यही चीज़ याद आई कि यार, ये पर्सन 2 दिन पहले मुझे बोल रहा था कि मुझे ना फ्लाइट में आज तक नहीं बैठा। अगर उस दिन मैं ना अपना काम रोक के चला जाता, तो शायद इनकी विश पूरी हो जाती। मतलब लाइफ़ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि आप कुछ सोच नहीं सकते कब क्या हो जाए। हाँ, तो ये जो मैंने 4-5 चीज़ें देखी, मैंने मतलब 2018 में मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था, तो मेरे एक फैमिली में डेथ हुई 18 में। फिर 19 में मेरे दादाजी की हुई। फिर 20 में मेरे फादर की हुई, और 21 में जो डेथ हुई मेरे चाचा जी की हुई। तो पिछले 5 सालों में जो मैंने अपनी फैमिली में डेथें देखी हैं, हुँ, हुँ। मतलब आई थिंक 21 से 22 साल की एज में मैं इतना मेंटली इतना प्रिपेयर हो गया हूँ कि जितना आदमी 30 से 35 साल की एज में नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। लोग अपने फैमिली की डेड बॉडी उठाने के लिए मेंटली नहीं होते। मैं 18-19 साल की एज में ना ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। तो इसलिए शांत शांत होने का एक रीज़न ये भी है कि यार, मैंने ना प्रॉब्लम्स देखी है लाइफ में। हर तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हैं, मैंने उससे गुज़र हर चुके हैं। तरीके की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट देखी हैं। कई बार आप बोलते हैं कि ऊपर से जो लोग मुझे नहीं जानते, ऑफ़िस में सारे लोग बोलते हैं, जो दूसरी कंपनी के ऑफ़िस के सामने कलीग्स हैं, वो बोलते हैं आपकी लाइफ़ कितनी अच्छी है। मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं है, मैं दिखाता अच्छी हूँ। बस मैं हूँ हैप्पी। अच्छा मैं क्योंकि हूँ अब हैप्पी। मैं इस चीज़ पे बिलीव करने लग गया हूँ कि आप हैप्पी रहोगे ना, तो चीज़ें अच्छी होंगी। हुँ, अगर हुँ। चीज़ें अच्छी होने के लिए आप हैप्पी रहने की कोशिश करोगे ना, तो आई थिंक दिन में 2 ही बार खुश रह पाओगे। ऐसा। काफ़ी अच्छी बात बोली ये आज चीज़ आपने। मैंने अपने पर्सनल लाइफ़ से बिलॉन्ग से निकाला है कि आप हैप्पी रहोगे ना, तो चीज़ें अच्छी होती रहेंगी आपके साथ। हाँ, इसलिए अब मुझे ना कोई टेंशन भी नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, हाँ ठीक है यार, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे में उसका आंसर निकल जाएगा। नज़रिए का फ़र्क है, आप पॉज़िटिव देखते हो हर चीज़ में या नेगेटिव देखते हाँ, हो? 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसलिए चिल रहो। यही सब सेम प्रॉब्लम कंपनी में भी होती है। अभी 1.5 महीने पहले ऑलमोस्ट हमारी कंपनी की प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तीनों सिटीज़ की गूगल ने डिलीट कर दी थी। हमारा ओके, 60% कस्टमर बेस चला गया था। 60% हाँ जी। कस्टमर बेस चला गया था मतलब। मुझे रात भर टेंशन हुई, फिर सुबह भाई रिलैक्स, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। हाँ, फिर आपने और हाँ, मार्केटिंग में और भी देखा मार्केटिंग में और फ़ोकस किया, न्यू एम्प्लॉइज़ हायर किए। हाँ, अब हाँ। मतलब किसी कंपनी का 60% रेवेन्यू चला जाए, तो वो आई थिंक उसको कट करता है, हुँ, एम्प्लॉयमेंट हुँ, कट करता है। हमने नए एम्प्लॉयी हायर किए। हुँ। यार ये सब मार्केटिंग के काम करेंगे इस तरीके से, हाँ, ऐसा। मतलब हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, बस आपको पॉज़िटिव देखना चाहिए हर चीज़। हाँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सॉल्यूशन आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल ही जाएगा, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। और दूसरी चीज़, मेरा ना लॉर्ड राम पे इतना ज़्यादा विश्वास है, मैं मतलब जब उनको पढ़ता हूँ ना, तो मैं कनेक्टिविटी फ़ील करता हूँ, अपने हुँ, पर्सनल लाइफ़ में। क्या मुझे मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई ना, वो ऊपर से मतलब स्वर्ग से उतर के मेरी हेल्प करने आ जाएँगे वो। इतना आपको हाँ, और भरोसा है मैंने उन पे। रियल लाइफ़ में देखा भी है कि मैं जब भी प्रॉब्लम में फँसा हूँ ना, एक रैंडमली पर्सन ने मेरी हेल्प करी है। हाँ, हाँ। इसलिए मैं आज तक किसी ऐसे प्रॉब्लम में नहीं फँस के निकला। प्रॉब्लम्स डेफ़िनेटली बिज़नेस में आती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कंपनी बनाई थी ए टू ज़ेड हैंडीमैन को, किसी और ने मुझसे ना धोखे से उसके डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, ओके। मेरे पीठ पीछे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे कंपनी की वैल्यूएशन 0 हो गई थी। तो मैंने फिर से स्टार्ट करी, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख लो, मैं वापस से स्टार्ट कर मैं लूँगा। वापस से स्टार्ट कर लूँगा। सही है। तो मतलब ये सब चीज़ें आपने फेस कर चुके हैं लाइफ में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मेन अगर आप एक सारांश इसका एक बताना चाहें, तो एक क्वालिटी जो आप बताना चाहें
हमारे व्यूअर्स को? देखिए, इतना जो मैंने भी एक्सपीरियंस देखा है और जो भी बुक्स पढ़ी है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। एक चीज़ मैंने सीखी है, आप बोलना कम करो और हुँ, काम ज़्यादा करो। हुँ, सिंपल सी बात है, मैंने टॉक लेस वर्क मोर। मेरे व्हाट्सएप सॉरी मतलब मेरा जो फेस मोबाइल है, उसकी स्क्रीन का वॉलपेपर भी यही है, अच्छा, टॉक लेस वर्क मोर। तो मतलब आप बुक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, हुँ, मतलब हुँ, जैसे कि आपने बताया। हुँ। तो आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है और ऐसी क्या चीज़ है जो आपने उससे सीखी? और मेरी जो फ़ेवरेट बुक सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, 2 हैं, एक रामायण है और एक गीता है। ओके। इसके अलावा अगर आज के टाइम बुक नहीं, मतलब हिस्ट्री जी, चाहिए वो हो तो? हिस्ट्री है हमारी। हाँ, हाँ, अगर हिस्ट्री। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो फ़ेवरेट बुक है थिंक एंड विन लाइक धोनी। ओके। उसमें मुझे धोनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली, कितने तरीके से आप शांति से सीख सकते हो। और ये तो पर्सनली ऐसा होता है कि मैं जब 1-2 बुक पढ़ लेता हूँ, जब मेरा बोर होता हूँ, 100 पेजों की बुक है, बहुत ईज़ी नॉर्मल हिंदी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो मैं 3-4 दिन में उसको ख़त्म कर देता हूँ। हुँ, तो हुँ, जब भी हुँ। आई थिंक मैं डिसिप्लिन से बाहर जाना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं वापस से उसमें आके पढ़ लेता हूँ उसको, ऐसा तो है। ये सब चीज़ें चीज़ें जो आपने सीखी है, मतलब अपनी बुक रीडिंग से और मतलब अपनी लाइफ़ से भी, उसको आप अपने बिज़नेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? देखिए, बिज़नेस तो एक अलग पार्ट है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ को ही बिज़नेस में डाला हुआ है। मतलब अगर आप बात करें, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं कि है ना, उनके पास में अलग काम होता है, सुबह फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाना, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमना, क्लबिंग करना। मेरे पास में ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे पास में मतलब मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है। सिर्फ़ 2 चीज़ों का शौक है, 1 करोड़, 1 हवाई जहाज़ खरीदना। हाँ, मुझे पर्सनल इतनी विश है कि मैं इतना तो पैसा कमा लूँ कि एक अपने लिए पर्सनल प्राइवेट जेट खरीद पाऊँ। प्राइवेट जेट खरीदने का आपका मन है? हाँ, और दूसरा एक है ना, 18 इंच का बाइसेप होना। तो इन्हीं 2 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में आती है ना, मैं उसको लर्न करता हूँ। हुँ, हुँ। शायद थोड़े-से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। और मैं मान के चलो, जैसे मुझे मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही थी मेरी कंपनी की। मैंने ऑपरेशन के लिए एम्प्लॉयी रोक रखा, मार्केटिंग में खुद ध्यान देना स्टार्ट किया। थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट किया, एक अच्छे यूट्यूबर को, एक अच्छे बिज़नेस कोच को फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके सेशन लेते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से देखते हैं, तो उस चीज़ को मैं सीखता हूँ। हुँ, हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ना बिज़नेस फैमिली से मिला हुआ है, बिज़नेस मेंटर मिलेगा। मुझे पहले समझ में आया कि यार बिज़नेस करना है, पहले आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट निकालना है कि आप खुद सर्वाइव कर पाओ। दूसरे स्टेप में आपको एक्सपांशन्स देखना है, एक्सपांशन्स देखने के बाद में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम डालने हैं। फिर मुझे ना इंदौर में तो बिज़नेस रन करते आ गया, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद ही कर रहा था। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि दूसरे सिटीज़ में बिज़नेस कैसे रन करते हैं। और ना मेरे पास वैसा कोई मेंटर है, ना कोई कोच है। बट मैंने ट्रायल किया। थोड़ा-सा लॉस हुआ मुझे, भोपाल में हमने पहले सिटी में किया। बट 2 या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे ना चीज़ें समझ में आ गई कि यार दूसरे सिटी में बिज़नेस कैसे रन होगा। एक सिटी से बैठ के दूसरे सिटी में ऑपरेशंस के साथ में, मतलब एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन के साथ में बिज़नेस रन होगा। और वही सारी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट सारी सिटी में कर रहे हैं। एक बिज़नेस प्लान हो गया, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यार मैं किसी नई भी सिटी में जाऊँगा ना, तो यही स्ट्रैटेजी लेके जाऊँगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं उस चीज़ को सीख लेता हूँ। मुझे एक बार एक इन्वेस्टर ने बोला था कि तुम बिज़नेस में इसलिए सर्वाइव कर जाओगे, इसके ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में नॉलेज है या तुम्हारे पास में मनी है, तुम्हारा है। तुम्हारे पास एक चीज़ है कि तुम उस चीज़ को सीख लेते हो। ठीक है। अभी मतलब आपका प्रोजेक्शन क्या है? मतलब फ्यूचर क्या देखते हो आप अगले 5 साल में अपनी कंपनी का? या अ, क्या चीज़ देखते हो कि देखिए, अगर मैं अभी हाउस स्टोरी की बात करूँ, तो अभी हाउस स्टोरी को हम लोगों ने ना टेक्नोलॉजी के बेस पे बदल दिया है पूरा। हमने स्टार्ट सर्विस भले से डोर स्टेप सर्विसेज़ के रूप में करी थी, बट अभी हम लोगों ने पूरा एक सोसाइटी को इस तरीके से प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग सोसाइटी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। सबसे ज़्यादा सॉरी, अभी हम लोग सोसाइटी को इंटेलिजेंट बनाते हैं। इसके बाद में प्रॉफिटेबल बनाते हैं और फिर स्मार्ट बनाते हैं। तो अभी हमने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, और आई थिंक हम लोग इंडिया में बेस्ट, मतलब अकेले मार्केट कॉम्पिटिटर हैं उस चीज़ के। तो अभी हम लोग इसका डेमो ले रहे हैं, और डेमो लेने के बाद में आई थिंक मैं बड़ी सिटीज़ में लॉन्च करूँ, तो 5 सिटीज़ में है। अगले 3 या 4 सालों में मैं एटलीस्ट प्लान कर रहा हूँ कि 15 सिटी में पहुँचने के साथ में मैं इंडिया की 3rd सबसे बड़ी कंपनी अभी हम लोग अभी हैं करंटली आप अगर इंडिया हम की लोग सब हाँ, हाँ, 3rd 3rd सबसे नंबर बड़ी कंपनी है, बट इंडिया की 2nd सबसे बड़ी कंपनी बने। इन दिस सेगमेंट। हाँ, आने वाले 2 सालों में। हुँ, 5 साल के तो मैं नहीं सोच रहा, पर आने वाले 2 सालों में तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं 10 सिटीज़ और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि अब ईज़ी है मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आता है। तो यही है कि सेकंड तो सबसे बड़ी कंपनी बने, उसके बाद में फर्स्ट बनने का भी देखेंगे। हुँ। मतलब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को अभी 4-5 साल हो गए शायद। आपकी एज अभी 3 25 है, 3 साल हो गए हैं। मतलब 20 इयर्स के थे जब आपने स्टार्ट कर दिया था इस चीज़ को? नहीं, 22 की एज में। 22 की एज में स्टार्ट किया था। और मतलब अगर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपने स्टार्ट नहीं करी होती तो आप क्या कर रहे होते अभी लाइफ में? देखिए, 2 चीज़ें हैं मेरे पास में। हुँ, हुँ। अगर मैं 22 साल की एज में बात करूँ, तो मुझे ना 22 साल की एज तक स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका था। मतलब जो
मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जो भी करता हूँ ना मैं वो मन लगा के करता हूँ। हाँ, भले से मैं जिम भी जा रहा हूँ ना या किसी भी डांस क्लास में भी जा रहा हूँ ना, तो मन लगा के करूँगा। मेरा इतना सिंपल सा फंडा होता है कि उस चीज़ में बेस्ट बनूँ। ओके। अपने आस-पास के एटमॉस्फेयर से नंबर 1 पे आऊँ। तो मुझे ना स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज हो चुका था 22 साल की एज तक। तो या तो मैं उससे रिलेटेड करियर बनाता आगे, मतलब हुँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइन में जाता तो या एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च। की जर्नी कंटिन्यू करते हैं या कुछ और? हाँ, वही करता हूँ अगर मैं बिज़नेस नहीं करता तो। अच्छा। अगर बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करता मैं, तो मैं या तो स्टॉक मार्केट की जर्नी में जाता, बट ये 22 साल की एज की बात है। अभी मैं अपना रियली बताऊँ ना, तो मैं संत बनना चाहता हूँ। संत मतलब कैसा? ऐसा नहीं कि जिसको ना हाँ। ल बड़े-बड़े दरबार लगाना है या बहुत सारे लोगों से चाहिए। एक शांति से मस्त जाके किसी मंदिर में जाके आराम से सिंपल रहता और सर वर मुंडवा के पूरा हाँ, बिल्कुल उस तरीके शांति से से एकांत में शांति अपना से जीवन एकांत में व्यतीत रहता। करना ये मैं 25 साल की अपनी एज की बता रहा हूँ है। आपको। मतलब थोड़ा-सा माइंड मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये क्या अजीब-सी बात कर रहा है, बट मैं रियली बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके के पर्सन हूँ, मुझे ना लॉर्ड शिवा ना भी बहुत कनेक्टेड फ़ील करते हैं। तो मैं जब भी सुबह मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मैं वो फ़ील करता हूँ कि यार वो कैसे मेडिटेट करते होंगे, हुँ, हुँ, हुँ। इस तरीके से। तो अगर 22 साल की एज में मैं बात करूँ ना, तो या तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइन में होता, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट का बहुत पसंद था, और या तो फिर आज के टाइम पे बिल्कुल अकेला संत होता। बट अभी आप इसमें से कुछ भी नहीं है, आपने हाउस स्टोरी की शुरुआत कर ली, बिज़नेस खुद का लॉन्च कर दिया। हाँ, और इंदौर शहर ही क्यों? मतलब इंदौर स्वच्छता की मिसाल, तो मतलब इंदौर शहर से ही आपने स्टार्टिंग क्यों करी आपकी? कुछ आप इस पे बताना चाहें तो? पहली चीज़ तो सिंपल है कि मैं इंदौर से रहता था, ठीक। आप इंदौर से ही हैं? हाँ, मैं इंदौर से ही हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास में कि यार कॉलेज कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट करना है, तो आप कॉलेज में मतलब सॉरी अगर आपको स्टार्ट करना है, तो इंदौर बेस्ट है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ मैंने जो अब मैं जब मार्केट पढ़ने लगा हूँ, जब मैं रिसर्च पे बात करने लगा हूँ, एक्सपांशन देख रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ फ़ील करी कि जब मैं ना बैंगलोर के किसी पर्सन से बात करता हूँ या अपने बैंगलोर के किसी एम्प्लॉयी से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे ना एक चीज़ आती है फटाफट एक्सपांशन, पैसा आप लगा लो, पैसा बाद में कमाएँगे। अच्छा। हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है। और जब मैं भोपाल के ऑफ़िस में जाता हूँ मेरे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे ना किसी चीज़ को बढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बट इंदौर मुझे एक ऐसी सिटी लगी है पर्सनली, अब जब मैं बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से हर चीज़ को देखने की कोशिश करता हूँ हुँ, हुँ। कि इंदौर ना आई थिंक बिज़नेस सीखने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मतलब यहाँ की मार्केट जो है वो काफ़ी हाँ, अच्छी है। आपको मतलब बिज़नेस बढ़ाने का भी आपको एक ऑप्शन देगा और प्रॉफ़िटेबल कैसे रखना है ये भी आपको सिखाएगा। मैं मेरे एक फ्रेंड के फ़ादर को जानता हूँ, जो एक सिंपल से स्प्लेंडर चलाते हैं। सिंपल सी स्प्लेंडर, वो सराफा में उनकी एक दुकान है और हर हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते वो 40 लाख रुपए के आसपास अमाउंट निकाल के लेके आते हैं। 2 40 लाख। दुकानें हैं, एक ज्वेलरी की दुकानें हैं हाँ, और एक फूड की दुकान है, हर हफ्ते, और हाँ। सिर्फ़ स्प्लेंडर चलाते हैं। और डाउन हाँ, पेमेंट हाँ, उनको आज तक कभी गाड़ी चलाते नहीं आई, पर उन्होंने अपने बेटे को है ना वो खरीद के दिए थार। थार। हाँ, हाँ। तो मतलब इंदौर में पैसा तो काफ़ी है, हाँ, पैसा भी काफ़ी बनाना है, चाहता है प्रॉफ़िटेबल भी आप कर सकते हो हुँ, बिज़नेस को और सीख भी सकते हो। आप जैसे भोपाल में हो ना, तो भोपाल में आपको एक्सपेंशन जैसी कोई चीज़ें नहीं है। वहाँ हुँ, के जो मेरा एम्प्लॉयी है ना, कोई मुझसे ऐसी बात ही नहीं करता कि यार इसको एक्सपांड कैसे करें या जो कस्टमर केयर इसको कैसे बढ़ाएँ, उसको मुझे बोलना पड़ता है। हुँ। पर बैंगलोर में देखूँगा ना, तो वो सिर्फ़ ये बोलने की कोशिश करेगा मेरे को कि यार सर एक्सपांड करते हैं, पैसा बाद में कमा लेंगे। बर्न करना है। अभी तो लॉस में कर लेते हैं। हाँ, मुंबई में अगर मैं जो अपना एक्सपीरियंस किया, वहाँ के लोग बहुत जल्दी में हैं। मतलब उनको ऐसा है कि आज स्टार्ट किया ना, तो कल से पैसा चाहिए। वो इतनी जल्दी में है मुंबई के, मतलब जो मेरे एम्प्लॉयी हैं, वो इतनी जल्दी में है, उसको मैं बोलता हूँ रुक जा भई, आराम से हो जाएगा। हाँ, पर वो नहीं, मेरे को तो जल्दी बोला। सब्र है ही नहीं। हाँ, वो 8 के बदले 12 घंटे भी काम करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें मैंने देखी तो सिटी टू हाँ, सिटी डिपेंड करती है। सिटी टू सिटी लोकेशन वाइज़ भी डिपेंड करती है। बट इंदौर में मैंने ये चीज़ देखी है कि आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर आप नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, सीखना चाहते हो बिज़नेस कैसे करते हो, तो आप स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन भी मिलेगा। हुँ, वो मिलेगा कि चीज़ों को कैसे करते हैं, आपको कॉम्पिटिटर भी मिलेंगे और दूसरा आपको प्रॉफ़िट भी मिलेगा। हुँ। मार्केट यहाँ का काफ़ी अच्छा है मतलब। हाँ, बोल अगर सकते हैं। आप कैप्चर कर लो तो एक्वायर कर लो प्रॉपर तरीके हाँ। से तो। मतलब जो भी आपकी कंपनी की वैल्यू है, हुँ। उसमें से कितना परसेंट रोल इंदौर का है? देखिए, ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं 150 मिलियन वाला, हाँ, हाँ। मैं लिटरली बताऊँ, मुझे भी कोई ऐसा इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। हुँ, हम बिज़नेस कर रहे थे, हम लोग अभी हमको इन्विटेशन मिला था स्टार्टअप जो अभी हुआ था, समिट हुआ था। तो वहाँ पे हमें इन्विटेशन मिला था क्योंकि हमको ना अभी 2020 में ना स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ठीक है? तो वहाँ पे हमको इन्विटेशन मिला, तो वहाँ पे मेरी एक इन्वेस्टर से बात हुई। तो उसने पूछा कि आपकी कंपनी क्या करती है? तो मैंने ऐसे
जस्ट नॉर्मली बताया, क्योंकि मैं इस तरफ बैठा था, वो उस तरफ बैठा था। मतलब वो था ना कि क्लाइंट्स मतलब इस तरफ बैठे हुए हैं और इन्वेस्टर उस तरफ बैठे हुए हैं। तो मैंने उसको बताया कि एक कंपनी है हमारी। बोले यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने कहा मैं बस देखने आया हूँ, क्या चल रहा है? तो उसने बोला ठीक है। उसने पूछा कंपनी के बारे में बताया, तो मैंने उसको बताया कि अभी हमारा प्रोडक्ट ऐसा था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी डोर स्टेप सर्विसेज से, बट अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके पूरा एक सोसाइटी बेस्ड प्रोडक्ट बना दिया है। कि आपने एक बार एक स्टार्ट किया तो आपको छोड़ने की चीज़ ही नहीं है, मतलब आप बार-बार यूज़ करो। तो उसने कहा ठीक है। उसने बोला आपने स्टार्ट कैसे करी थी? तो मैंने बताया कि यार ₹250-300 इन्वेस्ट किए थे हम लोगों ने, तो उसके बाद में पैसा कैसे लगाया आपने? तो मैंने बताया कि जो अर्न किया वही लगाया। उसने मुझसे कितने एम्प्लॉयी हैं? तो मैंने कहा 10-12 एम्प्लॉयी हैं, मैं एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मेरे को। हाँ, उस टाइम पे कुछ 10-12 एम्प्लॉयी थे और कुछ इंटर्न थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि सैलरी-वैलरी सबकी निकल जाती है? मैंने कहा हाँ, सैलरी भी निकल जाती है। ये वो एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है एक पर्सन, मैं और उससे नॉर्मली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और एक कहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? और उसने मुझे बोला ठीक है, तो उसने बोला सैलरी निकल जाती है? मैंने कहा हाँ, सैलरी भी निकल जाती है। तो प्रॉफ़िट में भी हो? मैंने कहा हाँ, प्रॉफ़िट में भी हैं। तो बोले अगर हम ये मान के चलो कि आज आपकी इनकम बंद हो जाए, तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाओगे? तो मैंने कहा देखो जिस तरीके से मेरा मनी मैनेजमेंट है, अगर मेरी कंपनी आज अर्निंग करना बंद कर देती तो मैं 6 महीने तक तो सर्वाइव करवा लूँगा पूरी सैलरी के साथ में, सारी चीज़ों के साथ में, बिना रिलैक्स, इस तरीके से। तो जब उसने ये चीज़ सुनी, तो उसने ना पता नहीं अपने कुछ सीए को फ़ोन किया, उसने पूछा आपका टर्नओवर कितना है? तो उसको मैंने बताया कि आई थिंक अगर अकाउंट टू अकाउंट बात करें कॉर्पोरेट से, तो वो 1 से डेढ़ करोड़ के आसपास का है, और इससे ही ऑलमोस्ट कुछ 30-35% कैश चलता है। क्योंकि वेंडर जब काम करता है या बहुत सारी सोसाइटी ऐसी होती है जो जीएसटी बिल नहीं करती, तो वो सब कैश में आता है। तो मैंने उससे ये बोला, तो उसने अपने सीए को कॉल किया, और सीए को कॉल करने के बाद में बोलता है आपकी वैल्यूएशन लगभग-लगभग 12 से 15 करोड़ के आसपास की है। ओके। तो मैंने बोला हैं? हाँ। मैं मतलब प्रैक्टिकली मैं उससे मुझे नहीं पता कि वो इन्वेस्टर है, आप समझे ना? वो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ना कैलकुलेशन किया कि मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? मैंने कहा हाँ, चेक किया मैंने, सही है। मेरा जो फ्रेंड गया था, मतलब एम्प्लॉयी गया था, उसने भी यही बोला कि यार आपने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया सर? हाँ। तो मैंने उसको फिर से कन्फर्म किया कि सर ये अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला हाँ, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोला आपको शायद आपके बिज़नेस का नॉलेज नहीं है। अच्छा। मैंने बोला माइट बी, हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि आपके बिज़नेस की एक चीज़ ये है कि आपका बिज़नेस जो चलता है कस्टमर एक्वाजिशन पे चलता है। एक बार जो कस्टमर ने आपका ऐप पिक किया, उसके साथ में वो एक सर्विस के साथ में 10 सर्विस भी करेगा। और दूसरा ये कि आपने जिस सोसाइटी को एक्वायर किया, जिसको टेक्नोलॉजी दी है, वो कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाएगा तो आपका नाम लेके जाएगा। तो ये जो वैल्यूएशन बनता है, इस चीज़ पे बनता है कि आपने एक कस्टमर पे अगर ₹1 लगाया है, तो उससे आप ₹10 निकाल सकते हो 10 अलग-अलग सर्विसेज़ से। और उसने तब मुझे कुछ अराउंड 4 या 5 करोड़ के आसपास में ऑफर दिया था कि आप 5 करोड़ रुपए में मुझे अपनी कंपनी की 40% इक्विटी दे दो। ओके, इन्वेस्टर ने। हाँ, ये 1.5 साल पहले की बात है। हुँ, हुँ। बट 40% इक्विटी मेरे लिए थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही थी। अभी 99% आपके पास ही हाँ, है एज़ अ जिसमें गवर्नमेंट लॉ नाइन अगर हुँ, आप जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप 100% इक्विटी अपने पास नहीं रख सकते एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो 99% मेरे पास में है और 1% मेरे कलीग के पास में है। वो भी इसलिए है क्योंकि आप गवर्नमेंट नियम के अकॉर्डिंग 100% अपने पास नहीं रख सकते, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हो तो। अभी मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हुँ, वो सारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चल रही है। हुँ, अमेज़न भी देख लो आप, नेटफ्लिक्स भी देख लो, जियो सिनेमा, मतलब जियो सिनेमा तो अभी मतलब फ्री में दे रही है चीज़ें, बट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चल रही हैं और आने वाला जो समय है, वहाँ पर सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे ही चलने वाली है। तो हुँ। आपकी भी कोई मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह आपने लॉन्च किया हो या कुछ? हाँ, हमने लगभग-लगभग 8 महीने पहले ही जब डोर स्टेप सर्विसेज़ को हटा के थोड़ा-सा और आगे लॉन्च किया, तो हम लोग ना सोसाइटी के लिए एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट लेके आए, और वो किसी सोसाइटी के पास में था नहीं, तो हमें बहुत अच्छा वेलकम मिला। वो होता है ना कि आपने पिच किया, क्लाइंट बोलता है, "अरे सर कहाँ थे आप अभी तक? हम तो कब से परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए।" हाँ, हाँ। इस तरीके से। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट पे ये है कि आपको मंथली एक फिक्स रेवेन्यू आता है क्लाइंट से। आपने एम्प्लॉयी हायर कर रखे हैं, उस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ, हुँ। इवन मैंने कल ही एक हेड को लेके आया हूँ अपनी कंपनी में जो इस चीज़ को करेंगी। ऐसा तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट ही लॉन्च हो चुका है हमारा। अब डोर स्टेप सर्विसेज़ तो चल रही है बस इस तरीके से। ओके। और मतलब अभी तो जैसे आपने अच्छा खासा बिजनेस बना लिया आपका, और सारी चीज़ें सही भी चल रही है, बट अगर आपको अभी मैं बोलूँ कि आपको जॉब करनी तो आप जॉब कर पाओगे? यार नहीं किसी यार, के अंडर अब काम करना है। जॉब तो नहीं होगी। मैंने बिज़नेस में एक चीज़ अभी और सीखी है
कि मैंने ना पिछले 2 सालों में जितना पैसा नहीं कमाया ना, उतना हाँ, मैंने ना पिछले 6 महीने में कमाया है। लिटरली बताऊँ अच्छा। आपको। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ मैंने देखी कि कभी-कभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस अभी अपना बताता हूँ। हमारा एक मतलब काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अक्टूबर-नवंबर में हम लोग एक सर्विसेज़ दे रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक नया एम्प्लॉयी आया था और उस मतलब ऑलमोस्ट वो जो इंदौर में जो उसका स्टोर है, वो लगभग-लगभग कम से कम 20 करोड़ के आस-पास का है। उसका प्रोडक्ट बेस 20 करोड़ का है। तो उनका एक नया एम्प्लॉयी आया था, तो हम लोग उनको सर्विसेज़ दे रहे थे। एज़ यूजुअल मेरी उनके जो सीनियर थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। मतलब ऐसा था कि वो पेमेंट पहले रिलीज़ करा देते थे, हम लोग काम करते थे। अच्छा। पेमेंट रिलीज़ हो गया, तो उसका जो नया एम्प्लॉयी आया था, वो उसने क्या किया कि वो जानबूझ के ना हमारी जो एम्प्लॉयी थे मेरे, उनको परेशान कर रहा था। आपके एम्प्लॉइज़ को क्यों परेशान कर रहा था वो? मतलब वो अननेसेसरी गलती निकाल रहा था प्रोजेक्ट में। न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। हाँ, कि यार ये नहीं है, ये सही नहीं है, आपके एम्प्लॉयी के पास मतलब नॉर्मली हम लोग आईडी कार्ड, टी-शर्ट सब दे के रखते हुँ, हैं। आईडी कार्ड लेके नहीं आया, आपका एम्प्लॉयी कैसे आ गया? मतलब अननेसेसरी जो कमेंट्स होते थे ना, वो निकाल रहा था और जिसके कारण वो कर रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया और मैं जब उससे मिलने गया, तो उसने ना मुझे कुछ इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे मैं उसका सर्वेंट हूँ। हुँ। मुझे ना पर्सनली गुस्सा तो बहुत आया और मुझे ना इच्छा हुई कि मैंने इसके सीनियर को कॉल करके बोलूँ कि सर मैं आपसे इतने टाइम से डील कर रहा हूँ और ये ऐसा डील कर रहे हैं, मेरे को डील ही नहीं करनी है आपके साथ में, बट मैं चुप रह गया। मैं साइलेंटली चुप रह गया। मैंने कहा अवॉइड करो, मैंने ये भी सोच लिया हमारा कस्टमर चला गया, एक अच्छा खासा टिकट साइज़ जो आपने ना सब्सक्रिप्शन बेस ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 1 से डेढ़ लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन हर महीने आता है। हुँ। मैंने सोचा चला गया, दिसंबर महीने में उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मैं सिर्फ़ ये कि मैं चुप रह गया, मैंने छोड़ा कि रहने दो नहीं बोलना, कस्टमर है छोड़ दो। स्माइल से मैंने अवॉइड करी वो बात। दिसंबर महीने मेरे पास में कॉल आता है, बोले सत्यम यार वो एक कुछ काम करना था, तो मैंने कहा सर वो एम्प्लॉयी है, मैंने ऐसी बात में बोला वो उनके साथ तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला उसको तो निकाल दिया हमने। क्यों? उसके एमपी हेड का फ़ोन आया। तो मैंने बोला क्यों? बोले यार वो ना क्या कर रहा था अपने ना हर हमारे जितने भी रेगुलर वेंडर थे ना, बाद में हमें बात पता चली, उनको परेशान करके हटा रहा था और अपने वेंडर्स लेके आ रहा था और उससे कमीशन ले रहा था। अच्छा। मतलब फ्रॉड कर रहा था वो एक हाँ, तरह से। फ्रॉड कर रहा था। तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि आप ना चुप रहो। मतलब ठीक है क्लाइंट है, बोल रहा है, शांति से मैं चुप रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस में ना हाँ, तो उसमें दिसंबर मंथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। दिसंबर में हमारा रेवेन्यू इतना खासा कोई जनरेट नहीं हुआ था। सिर्फ़ इतना जनरेट हुआ था कि ना सिर्फ़ एम्प्लॉयी की सारी सैलरी निकल जाए, ऑफ़िस का रेंट निकल जाए, इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ, निकल जाए और मैं रिलैक्स भी था कि ठीक है, कोई बात नहीं होता है, 1 आध महीना ऐसा होता है, दिसंबर का महीना है और उस टाइम पे ना बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही थी कि ना मंदी आने वाली है, इस तरीके की मतलब आने वाली है, न्यूज़ आ रही थी अभी अगर आप दिसंबर में देखें तो। मैंने रिलैक्स रिसेशन भी आने वाला हाँ, था। रिसेशन भी आने वाला था, इस तरीके की न्यूज़ भी आ रही थी, मैं रिलैक्स था। 28 दिसंबर को मेरे पास में एक कॉल आया, उसने मुझे बोला कि एक सर्विस लेनी है, मैंने कहा ठीक है। उसने बुलाया, दूसरे दिन मैं पर्सनली मीटिंग करने गया उससे और फिर मैंने अपने एक एम्प्लॉयी को भेजा। इतनी बड़ी इनवॉइसिंग क्लियर हुई कि मैं ऑलमोस्ट 6 महीने तक मुझे ना एक भी रुपया अर्न करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अगर सारे सैलरी भी निकाल दूँ, ऑफ़िस रेंट भी सिर्फ़ इंदौर का नहीं, अपने पाँचों सिटीज़ के, सब कुछ निकाल दूँ, सारे एम्प्लॉयमेंट निकाल दूँ, तो भी मेरे पास इतना पैसा था कि मैं आराम से ना 1 डेढ़ साल तक सर्वाइव कर जाऊँ, एक सिंगल पेमेंट से। एक सिंगल डील से। तो ये चीज़ जो पहले मैं सुनते आया था ना कि यार बिज़नेस में ना ऐसा होता है कि आप एक बिज़नेस डील में इतना पैसा कमा लेते हो कि आपको है ना अब 2 साल में नहीं कमा पाओ, जॉब में। ये चीज़ मैंने नोटिस करी। अब 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस इतना चेंज हो चुका है, उस डील के बाद में मेरे को ना छोटे अमाउंट समझ में नहीं आते। ये है तो मतलब बिज़नेस अब में ये चीज़ तो रहती है, हाँ, स्केल कर सकते हो आप बहुत आप ज़्यादा। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल। 2 साल के बाद में आपका इतना कस्टमर अगर आपकी सर्विसेज़ अच्छी हैं, आप जेन्युइन पर्सन हो, तो आपका कस्टमर बेस इतना बन जाता है कि आपके पास में सर्वाइवल आने लग जाता है। इसलिए हम लोग जिस भी सिटी में जाते हैं ना, मैं यही बोलता हूँ उनको कि कोई बात नहीं, मैं आया ही सिटी में ये हूँ कि डेढ़ साल तक मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं यही बोलता हूँ और हम लोग यही हमारा बिज़नेस मॉडल भी यही है कि जिस भी सिटी में एक्सपांशन के लिए जाएँगे, डेढ़ साल से 2 साल सिर्फ़ सर्वाइव करेंगे। प्रॉफ़िट उसके बाद में अपने आप आएगा, जेन्युइन सर्विसेज़ देंगे। जी, जी, जी। तो जॉब तो यार अब नि पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल से मुझे टास्क सोच ही लगता नहीं है बट सकते उस चीज़ के लिए। आपकी किस्मत कब क्या करा जाए वो एक कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अगर करना पड़ी तो यार कर तो लूँगा मैं। हाँ, पर ये है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सीनियर मुझे कुछ बोले तो मैं उसको बोला सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। ऐसे कर रहे तो शायद उसको बुरा लग जाए। बाकी आपको सेल्स का काफ़ी नॉलेज है, आपने बताया आपको मतलब एक्सपीरियंस है सेल्स वगैरह का भी, कम्युनिकेशन वगैरह का भी। हाँ, आप बोल सकते हैं कि सेल्स का मतलब ऐसे कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने किसी कंपनी में जॉब नहीं करी। बट
मुझे इतना पता है कि कस्टमर से बात करते-करते मैं उसकी नीड फाइंड कर लेता हूँ और उससे बिहेवियर बना लेता हूँ। मतलब एक दोस्ती बना लेता हूँ और दोस्ती बनाने के बाद में तो फिर चीज़ें चलती रहती हैं। मैडम अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इंडिया में नहीं, इंदौर में, मैं इंडिया में तो बिज़नेस नहीं कर रहा, कि जितनी भी मैंने सिटीज़ देखी हैं 8-9 सिटी, उसमें अब आई थिंक मतलब मान के चलिए हमारे पास में अगर एक सिटी में 1000 क्लाइंट है, मान के चलो, तो उसमें से 1000 में से सिर्फ़ 1 क्लाइंट ऐसा होता है जिससे मैं पर्सनली मिलता हूँ। बाकी 900 क्लाइंट को टीम मैनेज कर लेती है इस तरीके से, या ऐप पे सिस्टमैटिक चल रहा है, इस तरीके से 1 क्लाइंट है। अभी भी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आपका 80 से 90% बिज़नेस जो चल रहा है ना, वो सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन पे चल रहा है, कि यार ठीक है यार, आपसे मेरी अच्छी दोस्ती है, तुम कर लो। हुँ। एंड जैसे कि मान लीजिए मुझे आज एक बिज़नेस बनाना है, मुझे खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना है, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मुझ में या क्या क्वालिटीज़ मुझे डेवलप करनी चाहिए, क्या स्किल्स मुझे आनी चाहिए? कोई 4 चीज़ें आप बता दो। यार देखो, मैं बिज़नेस मेंटर तो हूँ नहीं, मैं सीरियसली या बताऊँ आपके तो मैं एक्सपीरियंस से आप जैसे बताना चाहें? पर अगर एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जो बिज़नेस करना है ना, उसको जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, कर लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इवन मैं अपने ऑफ़िस में जो बैठता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो ना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी परसों एक पर्सन है जो मुझे है ना रोज़ जय श्री राम बोलता है। हाँ, मतलब वो ऐसे हाथ जोड़ के जय श्री राम बोलता है। तो मैंने उसको बोला भी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं जाना तो चाहते हैं, पर निकलना नहीं चाहते घर से, हाँ, ठीक है? और कहीं पहुँचने के लिए ना निकलना तो पड़ेगा, तो आप एग्ज़ैक्टली। पहली चीज़ तो उसको स्टार्ट कर लो, और दूसरा ये कोशिश करो भले से 1 क्लाइंट बनाओ, पर प्रॉफ़िट लेके आओ, क्योंकि जब आपके अकाउंट जेब में पैसा आएगा ना, तभी आप मोटिवेट रहोगे। सही बात है। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक तो आप मतलब डिमोटिवेटेड फ़ील करोगे, यार ये हो ही नहीं रहा है कुछ यार। हाँ, और ये लड़कों की तो अगर हम लोग बात करें, तो आई थिंक लड़कों का तो ये नियम ही है ना, जब जेब में पैसा होता है तभी आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते कॉन्फिडेंट हो। फ़ील करते हैं, हाँ, हाँ। तो आप आपके अकाउंट में प्रॉफ़िट है, आपको अभी मेरे पास में एक पर्सन आया था वन डॉग करके, वो मुझे बोला कि मेरे पास में ना डेडिकेशन बहुत है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मैं ना 6 महीने 1 साल तक सर्वाइव कर लूँगा। मैंने कहा, अभी क्या कर रहे हो आप? वो मुझसे फंडिंग लेने आया था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो आप? तो उसने मुझे बोला कि मैं ना कॉलेज के 4th ईयर में हूँ। मैंने कहा, अभी आप 6 महीने तक तो हो, उसके बाद में 6 महीने बाद में जब आपके 2 महीने आप जॉब नहीं करोगे ना, तो अपने घरवालों का रिएक्शन देखना आप। हो सकता है मम्मी-पापा कुछ बोले ना, पर आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ जो आप बोल रहे हो कि मैं 1 साल तक है ना मेहनत कर लूँगा, 1 साल तक मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, इस चीज़ में आप ना 3 महीने बाद बिज़नेस बंद करके बैठ जाओगे। तो पहली चीज़, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले या तो कस्टमर ढूँढ लो, या तो अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो कुछ भी करके प्रॉफ़िट लेके आओ अकाउंट में। भले से अपना सर्वाइवल के लिए लेके आओ, एम्प्लॉयी को नहीं हायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफ़िट मेड मैंडेटरी। प्रॉफिट इज़ मैंडेटरी हाँ। अगर आपको सर्वाइवल करना है तो। अगर आप क्या सर्वाइवल कर सकते हो, फिर आपने एक और क्लाइंट ढूँढा, उस क्लाइंट से आपने एम्प्लॉयी रखा, फिर आप दूसरी चीज़ें सोच सकते हो। अदर चीज़ें भी प्लान कर सकते हो, मार्केटिंग हो गया हुँ, और अदर जो एस्पेक्ट्स रहते हैं एक बिज़नेस के, उसको भी आप अलग तरीके से देख पाओगे अगर आपकी जेब में प्रॉफिट है तो। हाँ, तो सिंपल सा फंडा है, पहले कोशिश करो क्लाइंट मिल जाए, फिर सर्विस स्टार्ट करो, और उसके बाद में धीरे-धीरे आप इम्प्रूव कर लोगे खुद को। हुँ। अगर आपके पास में ये है कि आप मैं लर्निंग कर सकता हूँ इस तरीके से। क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये बताइए आप मुझको। क्या होता है ना, सब लोग स्टार्ट कर लेते हैं उनका बिजनेस, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि यार क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। तो कनेक्शन कैसे बनाएं? आपका कनेक्शन बहुत बड़ा है, आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा लोगों को आप जानते हो, तो इस चीज़ को मतलब कैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं? मतलब कुछ बताना चाहें आप कि कैसे सॉल्व कर सकते क्लाइंट कैसे बनाएँ? तो सिंपल सी फंडा है कि आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपको आपके अगर प्रोडक्ट को पता है, जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट पता था, मैंने ये थोड़ी-सी रिसर्च करी कि यार है ना, अगर मैं स्टार्टिंग में डोमेस्टिक बेसिस को कवर करने जाऊँगा, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कॉर्पोरेट्स को किया। कॉर्पोरेट में मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इनके लिए पास में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको सर्विसेज़ दे पाए। तो वहाँ से मुझे बड़े टिकट्स मिले। उसके बाद में उस बेसिक्स से मैंने उस जो प्रॉफ़िट आया, उस प्रॉफ़िट से हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ताकि हम लोग डोमेस्टिक को इस तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदल पाएँ कि हमें अमाउंट मिले। और ये जो आपने बोला कि जैसे अमेज़न के सब्सक्रिप्शन ये बहुत छोटे-छोटे हैं। हमारा जो टिकट मॉडल होता है वो मिलता भी हमें 2 ढाई महीने में एक बार है, और पर टिकट मॉडल भी लाख रुपए से कम नहीं होता, हैं? सब्सक्रिप्शन। टिकट साइज़ ज़्यादा है आपका। हमारा टिकट साइज़ बड़ा है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको परफेक्ट कस्टमर फाइंड करना है ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को समझो, और दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ अपने बिज़नेस से सीखी है कि बिज़नेस में ना कोई भी कंपनी बड़ी छोटी नहीं होती। आप चाहे कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी डोमिनेटिंग हो, कितनी भी फ्री हो,
पूरा मार्केट कभी एक्वायर नहीं कर सकती। आपके पास में हमेशा एक टिकट साइज़ बचेगा जिसको आप एक्वायर कर सकते हो। वो तब हो सकता हो कि आपको उसकी नीड समझ के अपना मॉडल उस तरीके से करना पड़े। जैसे हम लोग सोसाइटी के लिए हम लोगों ने किया, तब जाके हमको टिकट साइज़ बड़े मिलने स्टार्ट हुए। मतलब देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट, ये कहना हाँ, चाहते हैं। आप ये बोल सकते हो कि आपका हमेशा ओपन रहेगा। तो आपका बिगेस्ट फियर क्या है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार मेरी लाइफ में, मैं इससे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, कोई आपका मतलब एक बिगेस्ट फियर हो? या देखो, मैं अगर अपने पिछले 5 सालों की लाइफ़ की बात करूँ, मतलब एक पर्सन जो होता है, एक लड़का होता है, वो 20 से लेके 25 साल की एज में सबसे ज़्यादा मस्ती करता है। बट मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं ना बैकग्राउंड इट मीन्स जो मैंने पिछले 5 सालों में देखा, तो मैंने 5 सालों में अपनी लाइफ़ में ना 5 अलग-अलग पर्सन को कंटिन्यू खोया है, ठीक है? मेरी भाभी और इसके साथ में फिर मेरे फादर, फिर मेरे दादाजी और फिर मेरे चाचा जी को मैंने खोया। तो एक तो ये जब मैंने चीज़ें देखी ना, तो अब मुझे ना किसी चीज़ से डर लगना बंद हो गया है। रियली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि माइक के सामने बोल रहा हूँ या ऐसा। आप मुझे मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी देखोगे ना, तो अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं अभी आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अभी हम लोग गए थे झांसी में गए थे। वहाँ पे एक हमारे मतलब ऐसे फैमिली पंडित जी हैं, हम लोग उनके यहाँ पे गए थे, तो पूजा में गए थे। वहाँ पे ना एक साँप वाला आया था, तो उसके साँप के पास में 2 अलग-अलग साँप थे। मतलब एक होता है ना वो जो बच्चों जिससे वो दिखा के पैसा लेता है, और एक उसने ओरिजिनल नया पकड़ के लेके आया था। तो वो गले में डाल रहा था और वो बोल रहा था कि जो भी इस पर्सन को गले में डालेगा, वो उसको मैं पैसे दूँगा अपनी जेब से। एक टाइम के लिए तो मुझे डर लगा कि यार क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट फिर मैंने एक टाइम के लिए सोचा कि यार अगर देखो मेरी डेथ ना अगर साँप से होना लिखी है, तो वो तो वो ये नहीं ऐसे ही हो काटेगा तो जाएगी, वैसे भी हो दूसरा जाएगी। ही काट लेगा। तो मैंने कहा लाओ आप मेरे को डाल के दो। हम्म, मैंने उसको डाला, वो आराम से बैठा रहा, थोड़ी देर उसने मेरे गले को टाइट किया और उसने फिर निकाल लिया, क्योंकि मैं शांति से बैठ गया था, मैं हिला-डुला नहीं। तो मुझे ना डर लगता है, बट ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यार थोड़ा-सा एक सर्वाइवल है या जो भी चीज़ है, अपने आप को समझा लेता हूँ। हम्म, ठीक है, तो अभी तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि अब मैं किसी को मतलब पर्सनली ये इस चीज़ से डरता हूँ कि यार अब 2-4 साल है, मैं ऐसा नहीं झेल सकता कि अब मैं किसी को खोऊँ अपनी लाइफ़ से, फैमिली लाइफ़ से। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियोज आपने सारे देख चुके हैं अपनी हाँ, लाइफ। वर्स्ट के सिनेरियो में सारे देख चुका हूँ, हाँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ। और बिज़नेस लाइफ़ में मैं एक चीज़, अब मैं ना यार यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। हम्म, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि अब यहाँ से ऐसा मैं गलती करूँ कि कंपनी बंद हो जाए और वापस से मेरे को जॉब करना पड़े इस तरीके का। हम्म, ये मैं मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि अब मैं किसी के लिए जॉब करूँ जाके। किसी के अंडर काम हाँ, करना। मैं किसी के अंडर जाके काम करूँ। नहीं, अंडर इट मीन्स ऐसा है कि मैं मेरी कंपनी में अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, मैं कर लूँगा। कल भी मैं अपने ही एक एम्प्लॉयी से ये डिस्कस कर रहा था कि आप एक काम करो, इस चीज़ को लीड करो, इस चीज़ को मैनेज मैं कर लूँगा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ना क्लाइंट से डेली मीटिंग करूँ। पर हम्म, मैनेज मैं कर लूँगा, तो उसके अंडर मैं काम कर लूँगा, बट किसी अदर ऑर्गनाइज़ेशन में जाके और ये करना मेरे लिए अब एक फ़ियर वाली बात है, क्योंकि अब मैं अपने काम में मुझे मज़ा आने लग गया है। मैं आई थिंक आप 26-25 क्रॉस करके 26 में जा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारे काम होते हैं, मतलब सुबह जाना, घूमना-फिरना, टूर पे जाना ये। मेरा सिंपल सा फंडा है, ऑफ़िस जाना है, जिम जाना है, आके सो जाना है। ठीक है? और मेरा अभी मानना भी है कि 26 साल की एज में और आदमी के पास और क्या काम होना चाहिए? हम्म। अभी शादी वगैरह कुछ आप प्लान नहीं कर रहे? अरे मैं तो नहीं कर रहा, पर मेरे घर एज़ यूजुअल घर वाले पीछे पड़े हुए हैं। घर वाले पीछे पड़े हुए, शादी कर लो, शादी कर पर लो, शादी कर इस लो। चीज़ में ना मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है। वो ये बोलता है हाँ। कि कम से कम 27 साल के पहले तो 28 साल के पहले तो मत करना। हम्म, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता वो रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मुझे बताता है और यही बोलता है कि 28 साल के पहले नहीं करना। वो मेरी मम्मी को समझाता है। हाँ। अब मेरी मम्मी का एक फंडा है कि यार भैया की शादी हो गई है, उनको बेबी हो गए, तो सत्यम भी ठीक-ठाक कमाने लगा है, सारी चीज़ें हो गई है ना, इसको भी सेटल करो। और वो उनका हर मम्मी का जैसे नियम है कि अब मेरा तुम हो जाओ तो मैं ना गंगा नहा लूँ और जाके कहीं है ना आश्रम में बस जाऊँ जाके, इस तरीके से। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, इसलिए तो नहीं कर रहा मैं आपको कि आप चली जाओगी। तो ऐसा तो अभी अवॉइड कर रहा हूँ 1 आध साल, 2 साल। बट वही फ़ोटो-वोटो आने लग जाएँगे इस तरीके से। रिश्ते आने लग गए हैं अभी से। मम्मी के पास। मम्मी के पास, हाँ। तो आपका क्या मन है, आप अरेंज मैरिज करोगे, लव मैरिज, आपको क्या करना? यार देखो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज का तो नहीं पता मुझे। बट बी ए फ्रैंक मैं एक बात बताऊँ, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मेरी वाइफ़ ना बहुत सुंदर होने वाली है। हाँ। ऐसा ना पंडित जी ने मेरी मम्मी को चैलेंज किया है। अच्छा, बताया, बोला है। हाँ। ठीक है कि अच्छी होगी, सुशील होगी, तो आपको कोई भी हो, ज़रूरत नहीं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि मम्मी जो लाए हैं उसको मना कर देंगे, बट
जैसा घर वाले बोले। एक बिज़नेसमैन हमेशा अच्छी अपॉर्च्युनिटी देखता है। ये तो ये तो अच्छी बात है। हमेशा अच्छा क्लाइंट ढूँढता है। हाँ। नहीं बट पर्सनली मेरा थोड़ा-सा ऐसा कैरेक्टर नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं जिससे मैं ना लॉर्ड राम से बहुत इंस्पायर हूँ। तो उनके जैसा तो आप कभी बन भी नहीं सकते, 1% भी नहीं। और उससे बहुत सारी चीज़ें मैं इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बोला कि डाउन टू अर्थ कैसे हैं आप, इतने शांत कैसे? हुँ। तो अगर आप कभी आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा कि लॉर्ड राम अकेले, मतलब अगर हम लोग टॉप 10 पावरफुल लोगों में से निकालें अपने टाइम पूरी हिस्ट्री में से, हिस्ट्री में से। तो उसमें से धरती पे पैदा हुए इंसानों में लॉर्ड राम है, सबसे हुँ। पहले नंबर पे। सबसे पहले। वो इतने इनफ पावरफुल थे अकेले कि अपना एक सिंगल एरो से भी वो ना पूरी रामायण खत्म कर सकते थे, सिंपल। हाँ, हाँ। मैं किसी आदिपुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ जो बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली लिखी हुई है, हिस्ट्री में है जो जो। मैंने पढ़ी है, खुद बुक हुँ। उठा के वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, जब जो गीता पढ़ी है मैंने, तो इतने पावरफुल इनफ थे, बट फिर भी कितने रिलैक्स पर्सन थे वो। बहुत डाउन टू तो अर्थ। हाँ, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में एक चीज़ लिखी हुई है कि सबसे अच्छा योद्धा वही है जो युद्ध को टाले, हुँ। ठीक? तो अगर मेरे पास में कोई पावर है, तो उसकी ये अच्छी है कि मैं उससे हेल्प करूँ और किसी चीज़ को मदद करूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे। तो शांत रहने के लिए और डाउन टू अर्थ रहने के लिए मुझे ना यहाँ से चीज़ें मिलती है। तो लॉर्ड राम की मैंने एक और क्वालिटी एक्सेप्ट करी है कि बी अ वन पर्सन मैन। वन पर्सन आप आर्मी के वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी नहीं, मतलब जैसा आपने पूछा ना कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज के साथ, तो अ, आप जब तक किसी एक पर्सन के साथ में हो ना, तो तब तक उसी के साथ में हो। लाइफ टाइम हाँ, जैसे अब एक पर्सन को चूज़ कर लिया तो लाइफ टाइम हाँ, फिर उसी अब के साथ रहना कलयुग है। में ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हाँ। आपको कलयुग है। बट जब तक आप जिसके साथ में हो ना, तो हाँ। उसी से रहो। ऐसा नहीं कि 10 जगह अलग-अलग घूमो। इधर-उधर मुँह नहीं हाँ, मारो। और मैंने एक चीज़ और भी देखी, मैं अपने इन 2 बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। ये जो बिज़नेस पार्क है मेरे ऑफ़िस में, बिज़नेस स्काईलाइन एंड बिज़नेस पार्क, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, जिन्होंने अपना कैरेक्टर लूज़ किया और उसके बाद में बर्बाद हो गए। मैंने मतलब पर्सनली आज तक अपनी लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जिसने अपना कैरेक्टर लूज़ किया हो और वो हैप्पी हो। आप तो मतलब अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो ना, रावण जो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने मतलब जो उन्होंने किया वो गलत था, ये बट आप उनके महाभारत सत्यानाश का स्टार्टिंग वहीं से हाँ, हुआ। या आप महाभारत की लड़ाई देख लो। महाभारत हाँ, उसमें स्टार्टिंग भी देखिए। ये तो मेरा भी एक चीज़ का, मैं देखिए रामायण और महाभारत मैंने पढ़ी है, देखी नहीं है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने ना एक अपने बिज़नेस कोच से स्टार्टिंग में जब मैं उनसे मदद माँगने गया कि सर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प करिए मार्केटिंग में। तो उन्होंने मुझे ना बोला कि बिज़नेस नहीं होएगा, ये सारी चीज़ें, और थोड़े टाइम बाद मैंने उनको देखा कि वो इंडिया छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनकी जो वाइफ़ थी, वो उनके साथ कुछ कैंसर वग़ैरह हुआ था। तो उन्होंने क्या है अपनी उनके ऑफ़िस में एक कलीग थी, उसके साथ में अफ़ेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो आई थॉट मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा यार कैसा पर्सन है, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपनी फ़ैमिली की है, आप ये छोड़ के ऐसा कर रहे हो। अब उसकी जो मतलब कलीग थी जिसके साथ में उसका अफ़ेयर चल रहा था, असिस्टेंट भी जो बोल दो या पर्सनल असिस्टेंट, उसने क्या किया, सारे क्लाइंट का पैसा व्हाइट व्हाइट को ब्लैक करने के लिए अपने अकाउंट में डाला और फरार। अब जस्ट बिकॉज़ उस पर्सन ने, मैं नाम नहीं लूँगा, बुक भी लिखी है, एक कॉलेज में वो अ, मतलब गाइड भी थे वो, मतलब गाइड इट मीन्स कि बच्चों को कैसे अपना करियर बनाते हैं, स्पीकर भी थे वो, हुँ, हुँ। ठीक है? इंदौर सिटी में। बट अब जस्ट बिकॉज़ उन्होंने क्लाइंट का पैसा ले लिया था, देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने अपना वाइंड अप किया और चले गए। तो इसके साथ में एक आध जगह मैंने और भी देखा है, जो पर्सन अपना कैरेक्टर लूज़ करता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ नहीं हैप्पी कर रह सकता पाता है लाइफ। लाइफ़ में। तो अपने कैरेक्टर पे काम करो, बाकी चीज़ें तो अच्छी चलती रहती हैं। ये चीज़ मैंने लॉर्ड राम से सीखी है। हुँ। चरित्र ही सबसे हाँ, बड़ा, आपका आचरण सबसे अच्छा होना चाहिए आपका। कलयुग में यार आचरण तो इतना सही रख पाना का पता नहीं है, बट आप ट्राई कर आप सकते हो अपने आप। आप में सही हो, हुँ। ये है। अभी जैसे मेरे ऑफ़िस के सारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप है ना रोज़ जिम जाते हो, इतना हेवी वर्कआउट कर लेते हो आप, और फिर ऑफ़िस भी आ जाते हो, तो अपने आप को इतनी पेनफुल क्यों देते हो? हम तो जिम जाते हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं जा पा रहे। हुँ। तो मैंने वही बोला कि शायद आपने ना महाभारत नहीं पढ़ी। हुँ, हुँ। उसमें पितामह भीष्म का एक डायलॉग, लड़ाई होने स्टार्ट होने से पहले एक डायलॉग है, मतलब एक कहावत बोलते हैं कि पितामह भीष्म मतलब महाभारत के टाइम के सबसे अच्छे वो थे, योद्धा थे। योद्धा थे। मतलब कृष्ण और बलराम के बाद में सबसे पावरफुल वो थे। तो वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि यार जिसके हाथों में ना औज़ार उठाने, मतलब जिसके हाथों में हथियार उठाने की ताकत नहीं होती, वही मद्रपान वही करता है। मदिरा पान। सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वो मेरे कलीग मुझे बोलते हैं, या ऑफ़िस के जो फ्रेंड्स हैं या बगल वाले ऑफ़िस वाले बोलते हैं कि हमसे तो वर्कआउट होता नहीं है। यार संडे को बिना पार्टी करे कैसे सो जाता है? तो मैं बोला आओ कभी आप मेरे साथ आओ मेरे साथ जिम में और मारो आप 200 किलो की डेडलिफ्ट, आपको उससे अच्छी नींद आएगी। आप कभी मंडे मॉर्निंग को 160 किलो की स्क्वाट लगा के देखो,
आपको मज़ा हाँ, आएगा। आपको उससे ज़्यादा पेन मिलेगा बॉडी में या उससे ज़्यादा नशा आएगा, सोने के लिए आपको नींद आएगी। अच्छी नींद आती है अच्छी उसमें। नींद आती है आपको, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपनी बॉडी को तकलीफ़ नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए आप है ना ये वाइन पीने का या ड्रिंक करने का बहाना बना रहे हो हुँ, कि ऑफ़िस में ना स्ट्रेस बहुत है, इसके कारण मैं सिगरेट पी रहा हूँ। इसके कारण से आप वैसे सिगरेट, दारू या सब कुछ भी ऐसे मतलब हाँ, हमारी पूरी फैमिली में ही नहीं है ऐसा। हुँ, हुँ। मतलब ना मेरे फादर, ना मेरे ब्रदर और ना कोई भी। तो ये चीज़ तो मिली हुई है और अच्छा लगता है, मैं पर्सनली अब मैं इस चीज़ पे प्राउड करता हूँ। हाँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। मुझे ऐसे नखरे नहीं है पर दूसरे मेरे नखरे हैं। जैसे मेरे को व्हाइट शूज़ पहनने का बहुत शौक है। मेरे पास 8 से 9 पेयर्स व्हाइट शूज़ है। हाँ। तो है अब से वो वहाँ का पैसा वहाँ नहीं बर्बाद होता, कहीं और हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपके लिए कि अभी जैसे करंटली आप 150 मिलियन पे वैल्यू कर ठीक है। रहे हो, तो आगे आपका थॉट प्रोसेस क्या है लेके इस कंपनी को कि कितना ग्रो करना है आपको? देखो यार ट्रू वर्ड्स में बताऊँ ना तो मैं जिस टाइप का पर्सन हूँ, मुझे ना ये 150 मिलियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि यार मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 150 मिलियन कैसे पहुँची, ये भी मुझे नहीं पता किसी और ने बताया मुझे। हुँ, हुँ, वो भी हुँ। एक इन्वेस्टर ने बताया कि इस बेसिस पे आप कर सकते हो। मेरे बिज़नेस मेंटर ने भी बताया कि हाँ, आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें एक्वाज़िशन है। मुझे ना खुशी किस चीज़ से मिलती है कि मेरे को ना हमेशा से बचपन से ना एक एमएनसी कंपनी बनानी थी कि यार मेरे बहुत सारे ऑफ़िसेज़ हो, बहुत सारे एम्प्लॉयी मेरे काम करें और खुशी-खुशी काम करें। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कि रात को 10-10 बजे तक काम करें, आप 10 से 6 काम करो, उसके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ़ एन्जॉय करो। तो मेरे लिए अभी तक 2 जो सबसे अच्छे मोमेंट थे मेरी लाइफ़ में, मैं अभी जब भोपाल गया था अपने ऑफ़िस में, तो मैंने वहाँ पे टैक्सी ली। तो वहाँ से जब मैंने निकला तो मैंने पूछा कि सर एमपी नगर में एक मेरा ऑफ़िस है, कैसा है एमपी नगर? तो उसने मुझे बोला सर एमपी नगर हमारे भोपाल की शान है। मुझे ना इस चीज़ की एक अंदर से खुशी फ़ील हुई कि यार मेरा ना ऑफ़िस उस सिटी की सबसे अच्छी जगह पे है। तो अच्छा। मुझे एक ही मिलता है और दूसरी जगह एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो मैंने उसको बताया कि है ना मैं मेरी कंपनी है हाउस स्टोरी। तो उन्होंने बोला अच्छा अरे वो हाउस स्टोरी आपकी कंपनी है? उसमें तो बहुत सारी सर्विसेज़ मिलती हैं। मैंने कहा हाँ, हाँ, बोले हमारी सोसाइटी में भी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले यार वो बिज़नेस तो बहुत अच्छा है यार आपका। तो मेरे लिए ना ये चीज़ें खुशी मिलती है। मेरा मतलब अगर मैं 1 या 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमाने का सोचूँ ना, तो आई थिंक मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक सेटअप बेसिक सेटअप मुझे इतना प्रॉफ़िट दे देगा। बट मैं किस टाइप का पर्सन हूँ कि यार थोड़ा-सा भी कम कमा लो, वो पैसा आप दूसरे सिटी में लगा दो प्रॉफ़िट करने के लिए। इस तरीके उसको से। री-इन्वेस्ट करते हाँ, हैं उसमें। री-इन्वेस्ट करके दूसरा क्योंकि मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है। तो ये वैल्यूएशन वाला गेम तो मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, बट इतना मुझे अभी एक बिज़नेस मेंटर ने मुझे बोला था कि जिस तरीके का आपका बिज़नेस मॉडल जा रहा है और अगर आप उसको सही तरीके से एक्वायर कर लेते हो बड़ी सिटी में जाके अच्छी स्टार्टअप फंडिंग के साथ में, तो आप मिनिमम 5 से 7 हज़ार करोड़ की कंपनी आप बन सकते हो। हुँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना बिज़नेस मॉडल डेवलप किया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, तो प्रैक्टिकली मैं ये तो नहीं देख रहा हूँ कि कितने करोड़ या कितनी वैल्यूएशन है। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ना इस चीज़ में खुशी मिलती है कि बहुत सारे ऑफ़िसेज़ में मैं मतलब बहुत सारी सिटीज़ में मेरा ऑफ़िस हो, मुझे मज़ा आए मैं उस सिटी में जाऊँ और दूसरा ये है कि लोग जब मेरी कंपनी के नाम को जानते हैं ताकि मुझे, हुँ, जैसे मैंने हुँ। अपना ट्रेन वाला एक्सीडेंट बताया, तो मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है। तो ये वाला वर्ड तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि कितना वैल्यूएशन अटेन करना हाँ, है ये, देखना है, बस काम करने में मुझे खुशी मज़ा आना मज़ा चाहिए। आता है। मुझे ना ऑफ़िस आने में मज़ा आता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज़ मुझे अब मिल ओके। तो अभी हम कुछ रैपिड रैपिड फायर क्वेश्चन्स मैं आपसे पूछूँगा, आपको जल्दी-जल्दी उनका आंसर्स देना है, ठीक ठीक है? है? तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? जिम जाना, आपको खाने में ऐसी कौन-सी चीज़ पसंद है जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते? मटर पनीर। ओके, आपकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस? ऐसे तो अभी आज के टाइम पे तो कोई मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, बट हाँ स्कूल टाइम पे ना मुझे हैरी पॉटर की जो एक्ट्रेस थी ना एमा वॉटसन उस पे क्रश था। ओके, एमा वॉटसन, ठीक है। एंड इंदौर की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? यहाँ का एटमॉस्फेयर। यहाँ का एटमॉस्फेयर। एंड आपकी फ़ेवरेट कंपनी कौन-सी है? मैं अपना खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ। अभी तो हमारे लिए एक कंपनी अच्छी मार्केटिंग कर रही है एड्समार्क, थैंक यू ये सर, तो थैंक फ़ेवरेट है अभी वो। यू। एंड उसके बाद फिर जैसे कि आपने बताया कि हाउस स्टोरी में आप बहुत सारी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हो, तो ऐसी कौन सी मतलब सर्विस वगैरह है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है हमको ना पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज़ पे। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का मैंने देखा अभी आप फ्री में भी प्रोवाइड करा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल सर्विस। हाँ, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, तो हमने उसको इन हाउस ही कर लिया ओके। और कस्टमर एक्वाजिशन में मतलब कस्टमर को बार-बार अपने ऐप पे एंगेज कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि कस्टमर को फ्री मिलती है। कस्टमर 1-2 बार 3 बार ट्राई करता है और अगर आपका एक साइकोलॉजी है कि कस्टमर अगर आपके ऐप को 3 बार यूज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। वो फिर इंदौर के किसी भी लोकेशन पे जाए, किसी भी सिटी में जाए, वो आपको करता है। तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया। हाँ, मुझे इसको फ्री में देने पे ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपए का महीने का लॉस हो रहा है। बट
मैं इसको कवर कर सकता हूँ। ये तो कुछ बात भी नहीं है, 25-30 हज़ार तो ऐसा हाँ, कोई मायने नहीं रखता। आने वाले टाइम पे कवर हो जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आपके बिज़ी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच सर। आप हमारी पॉडकास्ट पे आए, आपने इतना नॉलेज हमारे व्यूअर्स को बताया, स्टार्टअप्स कैसे करते हैं, क्या उसकी रियलिटी है, क्या सच्चाई है। आपने आपकी स्टोरी भी बताई। थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए।